जनता अब लेखा जोखा मांगेगी और लेखा जोखा मांग भी रही होगी। अभी जहां जहां आप वोट के लिए लोगों के पास जा रहे हैं, प्रचार के लिए जा रहे हैं, जनता पूछेगी भी कि 4.5 साल, 4.25 साल में क्या हुआ। जब जनता के पास अभी जा रहे हैं तो क्या मुद्दे जनता पूछ रही, क्योंकि मंत्री आप रहे हैं, आपको पता है जब आदमी मंत्री बनता है तो जनता की एक्सपेक्टेशन कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। विधायक रहते हैं तो और अलग, और बीच में जो अधर में लटक जाते हैं संसदीय सचिव, विधायक और मंत्री के बीच में सबकी एक्सपेक्टेशन अलग अलग होती है। मैं सबसे पहले प्रेम साय जी के पास चलूंगा। अभी किस तरह की बातें, जब आप जा रहे हैं सर, तो किस तरह की बातें आपको सुनने को मिल रही है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य भाई कि आपने सूरजपुर में हम सबसे रूबरू हो रहे हैं। सूरजपुर नवोदित जिला है और जब हम लोग चुनाव में गए थे, 18 के चुनाव में गए थे, तो उस समय हम लोगों ने कुछ जनता से कुछ वायदे किए थे। उस वायदों को हम लोग ने पूरा करने का प्रयास किया। सबसे पहले जो सबको छूता है वो है किसानों के लिए, किसानों की कर्जा माफी से लेके धान खरीदी तक के, और इसमें काफी लोगों की संतुष्टि भी है। हमने अपना वादा भी पूरा किया, किसानों को कर्जा माफ किया, धान की खरीदी जो हम लोग ने कहा था उसकी पूर्ति भी हुई, किसानों को कोई दिक्कत न हो इसके लिए धान खरीदी केंद्र, सहकारी समितियों का विस्तार किया गया, अपने यहाँ भी खुले, सूरजपुर में सभी जगह हम लोग ने खोला है। ये तमाम चीज जो हम लोगों ने किया है, इससे जनता में एक अच्छा मैसेज है और लगता है कि जनता का कहना यह है कि अगले बार भी जो चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस पार्टी रिपीट होगी। स्कूल के क्षेत्र में अगर देखें तो कोई सपना भी नहीं सोचा था 5 साल पहले कि किसान का बेटा, कोई गरीब का बेटा भी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ेगा। लेकिन इन सपनों को साकार हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी ने करके दिखाया कि गरीब का बेटा भी, किसान का बेटा भी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ेगा। और सरकारी तौर पे स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल योजना के तहत, चाहे हिंदी का हो चाहे अंग्रेजी का हो, हम लोगों ने खोला। सूरजपुर जिले में अगर देखें तो यहाँ 17 स्कूल हम लोगों ने खोला और मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी 2, क्योंकि हमारा विधानसभा 2 जिलों में आता है, एक तो सूरजपुर में और बलरामपुर जिले में भी आता है। तो यहाँ 17 स्कूल हम लोगों ने खोला इस जिले में, और बलरामपुर जिले में 15 स्कूल खोला। और दोनों अगर देखें हमारे क्षेत्र में तो 3 अपने उस ब्लॉक में और 3 यहाँ पर हमने खोला है। तो जहाँ आवश्यकता है उसकी हम लोग ने किया और ये काफी लोकप्रिय भी हुआ। अभी मुख्यमंत्री जी का एक योजना चली, भेंट मुलाकात। मेरे संभव तो पूरे हिंदुस्तान के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने भेंट मुलाकात कार्यक्रम रखा और हर विधानसभा में रात गुजारी। उन्होंने सब लोगों से मिला, सब लोगों से भावनाएं, सब लोगों से जानकारी भी ली, और रात रुकने के बाद जो मांगे प्रमुख रूप से वहां पर आई, वो स्कूल के स्वामी आत्मानंद स्कूल के बारे में और सरकारी क्षेत्र में बैंक की खोलने के बारे में ये बातें आई। और हम लोगों ने इसको जहां तक हो सकता है कि प्रयास किया खोलने का, और लोगों में इसकी मांग भी रही और उसकी पूर्ति भी हम लोगों ने किया। और बाकी रोड के मामले में पुल पुलिया तमाम चीज जहां जहां आवश्यकता थी वहां पर हम लोग ने पूरा किया। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जनता के सामने जाएंगे तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल हमने कोई काम ही नहीं किया है। हमने काम बहुत सबकी किया है और सबका किसानों का भरोसा जीता है। जो गांव में रहने वाले, चाहे कोटवार हो, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, पटेल हो, सरकारी कर्मचारी हैं, सबकी भरोसा जीता है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भूपेश है तो भरोसा है, और भरोसा के सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं। तो पूरे लोगों को इसमें भरोसा है ताकि आगे आने वाले समय में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार हमारी बने। महाराज जी, आप विधायक के साथ संसदीय सचिव भी हैं, जनता की उम्मीद काफी बढ़ जाती है, और ऐसे में जब 15 साल आप लोग विपक्ष में रहे और उसके बाद सरकार में आए, इन 4.5 वर्षों में कितना काम आप अपने क्षेत्र के लिए कर पाए और आगे के लिए क्या कुछ तैयारी है? पंचल न्यूज ने बदलता सूरजपुर
के कार्यक्रम में हम सबको आपने आमंत्रित किया और सबको सामने अपने बात को रखने का अवसर दिया। इसके लिए सबको, आप परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। और उपस्थित हुई हमारे जनप्रतिनिधिगण, नगरवासी, समस्त जिले के अधिकारी उपस्थित हैं, सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम। ये 15 साल छत्तीसगढ़ बनने के बाद भाजपा की सरकार रही। 15 साल के बाद कांग्रेस को अवसर मिला और जैसे ही कांग्रेस को अवसर मिला, आम जनता को काफी उम्मीदें रही कि सरकार बदली है, बहुत सारे काम होंगे, बहुत नए नए जिले भी बने, नए तहसील बने, नए अनुभाग बने, नए नए ग्राम पंचायत भी बने, तो विकास की संभावनाएं भी बढ़ी। हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी ने बड़ी रफ्तार से अपने पूरे टीम के साथ ग्रामीण स्तर को आगे ले जाने के लिए योजनाएं बनाई और कार्य प्रारंभ किया। पर एक विडंबना हुआ कि कोरोना बीच में आई, उससे काफी प्रभावित हुआ, समय का भी नुकसान हुआ, उससे कुछ तो प्रभावित हुए। फिर भी जिस रफ्तार के साथ छत्तीसगढ़ का जो विकास हुआ, लोगों के सोच के अनुरूप निचले स्तर के लोगों का जो सोच था उनको आगे ले जाने की, उनकी जो संभावनाएं थी आगे बढ़ाने का, उसको बखूबी आगे ले जाने का काम किया। जैसे सर्वप्रथम किसानों ने जो आत्महत्या पिछली सरकार में जो कर रहे थे, कर्ज में डूबने के कारण सरकार ने कर्ज माफी किया, उससे भरोसा फर्स्ट में हुआ कि हमारी सरकार जो बने वास्तव में लोगों के हित में काम करेगी। उन्होंने किया और 2500 रुपया समर्थन मूल्य में धान खरीदने का जो काम किया। इसके बाद जो पहुंचबीन जो क्षेत्र थे वहां पर पुलिया बनाने का काम, सड़कें बनाने के काम और शिक्षा के क्षेत्र में जो दूर दराज जो जगह थे, जैसे शिक्षा गारंटी के तहत बहुत सारे स्कूल खुले थे और उनकी स्थिति बहुत खराब थी, उनको पुनर्जीवित करने का काम किया। और आज सभी प्राथमिक शाला स्कूल या माध्यमिक शाला स्कूल सुव्यवस्थित हैं और अच्छा शिक्षा लोगों को मिल रही है। तो एक भरोसा लोगों के ऊपर आया कि सरकार वास्तव में ग्रामीण स्तर को आगे ले जाने का काम कर रही है और आने वाले समय में और अच्छे से अच्छा काम करेगी। जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बताना चाहूँगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनमें संसाधनों की बहुत सारी कमियां रहीं, उसको सुव्यवस्थित करने का काम हमारी सरकार ने किया। आज सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में MBBS डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, कंपाउंडर हैं, ड्रेसर हैं। तो जो गांव में जो बीमारियां बढ़ती हैं तो सर्वप्रथम उप स्वास्थ्य केंद्र में जाते हैं, वहां से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाते हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर का इलाज वहां होता है। इसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, तो जिला स्तर पर आते आते काफी संख्या कम हो जाती है और जिला स्तर पे अभी हमारे सूरजपुर में ब्लड बैंक भी हो गया है और ऑक्सीजन का भी अवेलेबल रहता है। तो ये एक अच्छा स्वास्थ्य विभाग को व्यवस्था हमारी सरकार ने दिया, उसका लाभ आम नागरिक को मिल रहा है। और उच्च शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। प्राथमिक शाला माध्यमिक शाला में हालांकि इंग्लिश की पढ़ाई होती है पर स्वैच्छिक रहता है। प्राथमिक शाला में इंग्लिश पढ़ाई नहीं हुआ करती थी, प्राइवेट स्कूलें के माध्यम से इंग्लिश की पढ़ाई किया करते थे, तो वो हर जगह अवेलेबल नहीं था। या तो शहरों में जाकर ट्यूशन करते थे, क्वार्टर लेते थे, तो जिनके पास आमदनी है वो तो करते थे,
पर जिनके पास खेती के माध्यम से जो एक फसली भूमि यहाँ रहने के कारण पर्याप्त आमदनी नहीं है, तो ऐसे लोग उससे वंचित हो जाया करते थे। पर ये योजना जब स्वामी आत्मानंद की बनी और ब्लॉक मुख्यालय के स्तर पर बना, पर ब्लॉक के स्तर पर जब खुला तो उसकी मांग बहुत तेजी से बढ़ा। उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने उसको विस्तार किया। अभी मेरे विधानसभा में 6 स्वामी आत्मानंद के स्कूल हैं और हम लोगों ने प्रयास किया कि सभी ऐसे जगह खुलें कि हर क्षेत्र के लोगों को उसको लाभ मिले। और आज निःशुल्क शिक्षा और प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर अच्छे व्यवस्था के साथ स्कूल संचालित है, तो इस पर भी सरकार के ऊपर भरोसा लोगों का बढ़ा है। तो आने वाला जो समय है वो अच्छा सुखद रहेगा। मैं ऐसा महसूस करता हूँ। जो लोगों की भावनाएं हैं, भावनाओं से जुड़ के सरकार ने काम किया है। हमारे जन पंचायत प्रतिनिधियों को भी उन्होंने सम्मान किया। हमारे गांव के पुराने जो प्रथाएं हैं उसको भी उन्होंने सम्मान किया। गांव की जो देवगुड़ी जिसको मानते हैं, पूजा करते हैं, उसको उन्होंने प्रोत्साहित किया कि अच्छे से अच्छा बने और एक व्यवस्थित बने, जिनको आस्था का केंद्र है। युवा पीढ़ी आगे आए तो राजीव मितान क्लब के माध्यम से उनको प्रोत्साहित करने का काम किया। और रामायण मंडी के माध्यम से हमारे जो छोटे छोटे प्रतियोगिता जो होते हैं। रजवाड़ी साहब, ये तो सवाल ठीक है आपने जो बताया, जितने जवाब आपने दिए। महिलाएं बहुत सारी दिख रही हैं मुझे यहाँ पर। थोड़े से महिलाओं से जुड़े एक आध सवाल मैं ले लूं। इस बार लीना जी भी बैठी हुई हैं यहाँ पर, महिलाएं भी बहुत सारी हैं। आप दोनों के कंपटीशन में महिला ही इस बार खड़ी हुई है। महिला शक्ति भी यहाँ पर बैठी हुई है। आपके कंपटीशन में भी एक महिला ही खड़ी हुई है। प्रेम साय जी के भी विधानसभा क्षेत्र में एक महिला खड़ी हुई है। राजनीति में ये कहा जाता है, साय साहब आप तो बहुत पुराने हैं, रजवाड़े साहब आप भी, कि जिस दिन से टिकट डिक्लेयर होती है उस दिन से आपका मीटर घूमना शुरू हो जाता है। अभी तो टिकट डिक्लेयर नहीं हुई, शायद मीटर आपका नहीं, कि उनका घूमना शुरू हो गया। लेकिन नारी शक्ति सामने है, चुनौती देख रहे हैं दोनों अपने अपने विधानसभाओं में। पहले साय साहब से जवाब लेता हूं, फिर आप। साय साहब। नहीं, देखिए, हम लोग चुनाव के समय ही केवल चुनाव का काम नहीं करते हैं। हम तो पूरे 5 साल लोगों के काम करते हैं। लोगों से संपर्क रहता है, उनकी जो भावना है उससे अवगत होते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके सुख दुख में शामिल रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि केवल चुनाव के समय हम आ रहे हैं। बाकी पार्टियां तो चुनाव के समय आते हैं। कांग्रेस तो हमेशा उनके साथ रहकर एक उनसे परिवार की तरह काम करता है और जो भी उनकी आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति भी करते हैं। चुनाव में कोई भी खड़ा हो, पुरुष भी खड़ा होता है, महिला भी खड़ा होता है। 50% आबादी महिलाओं की भी है, ऐसा तो हम लोग सब उसमें जानते हैं। लेकिन चुनाव होता है और चुनाव के दृष्टिकोण से हम लोग तैयार हैं, तैयारी है सबकी है। जहाँ तक मीटर का तो वो तो चलता रहता है। जब कभी हम किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो ऐसा नहीं कि हम लोग कोई फेरी में जाते हैं। वहाँ कोई क्रिकेट हो रहा है वहाँ जाना है, किसी का छठी बरही है वहाँ जाना है, किसी की शादी ब्याह है तो वहाँ जाना है। तो ये तो पूरा चलता रहता है। उसमें केवल चुनाव के समय हम लोग नहीं रहते हैं, अभी तो हमेशा ये सब हम लोग करते रहते हैं। लोगों के बीच में बने रहने के लिए, लोगों की सुख दुख में शामिल रहने के लिए, उनके जो काम है उनको पूरा करने के लिए हमेशा चलता रहता है। हमारे पुराने एक साथी थे, वो बोलते कि विधायक जो रहता है या जो भी जनप्रतिनिधि है वो तो रोज चुनाव लड़ता है। वो किसके साथ बैठा है, क्या काम कर रहा है, कैसा उसका व्यवहार है, वो पूरे ऐसा नहीं कि चुनाव के समय किसी ने कुछ किया कब उसमें वो तो रोज चुनाव उसके होते हैं और रोज वो ऐसा लड़ता है। वो तो ऐसा लोग को कहना है। राजवाड़े साहब, यही सवाल आपके लिए। महिलाओं को जागरूक करने का काम कांग्रेस ने किया। जब पंचायत में आरक्षण दिया, और पंचायत में आरक्षण देने के पहले घरेलू महिला हुआ करती थी, पंचायतों में आरक्षण दिया तो लोग सामने आए और उन्होंने सामने आकर लोगों के सामने फेस किया। उनका मनोबल बढ़ाने का काम कांग्रेस ने किया। इसके बाद पंचायत के साथ साथ नौकरियां में भी और मितानिन के माध्यम से, समूह के माध्यम से सभी जागरूक हुए और उससे सब सामने आए। और निश्चित तौर पर नारी शक्ति एक शक्ति के रूप में उभरी है और एक
ये कहना चाहूंगा कि विपक्ष ने महिला प्रयास देकर प्रयास किया है कि ये और अच्छे से अच्छा 50% महिला 50% पुरुष है, तो उसको बनाने का उन्होंने प्रयास किया है। ये अच्छा है। हम लोग हमारी पार्टी भी महिलाओं को प्राथमिकता दे रही है, जगह जगह पर प्रत्याशी के रूप में उतार रही है। अभी हमारे विधायक में दल की जो बैठकें होती हैं तो हम लोग काफी संख्या में महिलाएं जीत की गई भी हैं। मुझे लगता है 9-10 महिलाएं हैं जो प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सबको बराबरी का अधिकार है। ऑफिसों में भी आप देखते होंगे कि सब जगह अधिकार नहीं, नामदेव जी कहना ये था कि केवल भाजपा वाले भाजपा वाले केवल महिलाओं को टिकट दिए हैं। अभी जो वर्तमान विधानसभा में जो विधायकों की जो सीट है उसमें 11 तो कांग्रेस के विधायक है, महिला कांग्रेस। लेकिन अभी आप लोग का कंपटीशन महिलाओं के साथ है, इसलिए मैंने सवाल लिया। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी जो वर्तमान में जो विधायक है वो कांग्रेस के 11 विधायक महिला का विधायक है और विपक्ष में 2 या 1 या 2 है। उन्होंने कांग्रेस को देखा देखी करके आगे बढ़ाने का काम किया, पर कांग्रेस ने हमेशा प्राथमिकता दिया है और उनको आगे ले जाने का काम किया है, जागरूक करने का काम किया है। भानु जी, आपसे सवाल है मेरे, माइक ले लेंगे जी। आप कैसे देखते हैं इन 4.5 वर्षों में कितना विकास हो पाया, कितनी तस्वीर बदली है सूरजपुर की? आप भी जनजातीय आयोग के अध्यक्ष हैं, कैसे देखते हैं इस पूरे 4.5 साल के कार्यकाल को? इस कार्यक्रम के आयोजन समिति बंसल न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे योजना आयोग के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी, भटगांव विधानसभा के सम्मानित विधायक और संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े जी, सूरजपुर के सम्मानित जनता और यहाँ पर उपस्थित सूरजपुर जिले के सभी सम्मानित अधिकारी, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आपने सवाल किया कि इस 4.5 साल में जो विकास के कार्य हुए छत्तीसगढ़ में, उसमें सूरजपुर में बदलाव कितना हुआ। मैं अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष होने के नाते मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, और अनुसूचित जनजाति आयोग का काम आदिवासी जो परिवार हैं इस छत्तीसगढ़ में जो निवासरत हैं, जो हमारा 5वीं अनुसूची का क्षेत्र पड़ता है, 85 ब्लॉक और 13 जिले, उसमें यह सूरजपुर जिला भी आता है। वास्तव में जो बदलाव हुआ इस 4.5 साल में, और मेरा काम तो सरकार के कामकाज पर निगरानी रखना ही है। मैंने अनुभव किया कि जिस संवेदनशीलता से इस वर्तमान सरकार ने कामकाजों पर जो निगरानी रखी, और कई बार तो ऐसा भी मौका आया कि मैं अपने अधिकारियों से मैंने बात किया तो दिन नहीं घंटों में उन्होंने उसका निराकरण किया है। इसलिए बदलाव तो सूरजपुर में भी हुआ। कई ऐसे मौके आए, एक छोटी सी घटना हो गई थी हमारे सूरजपुर जिले में, आदिवासी परिवार की एक महिला का रास्ते में प्रसव हो गया और मैंने जिला कलेक्टर से रात में बात किया। ये समय होगा लगभग मेरे ख्याल से 11 बजे के आसपास का, और मैं बात किया तो दूसरे दिन उन आदिवासी परिवारों के मोहल्लों तक पहुंचने के लिए एक दिन में 305 सड़क सैंक्शन हुए। एक दिन अभी मैंने बात किया, ऐसे समीक्षा बैठक सूरजपुर में लिया था, और समीक्षा बैठक के दौरान मेरे सामने बात आया कि पहुंचविहीन गांव कितने हैं। तो मैंने संबंधित हमारे जिला कलेक्टर साहब से बात किया, उन्होंने बोला नहीं है, लेकिन न्यूज के माध्यम से मेरे को दूसरे दिन पता चला कि एक गांव है, और मैं दौरे में चला गया। मैं अपने दौरे से वापस भी नहीं आया था, पोड़गी ब्लॉक से हमारे पारसनाथ जी के विधानसभा क्षेत्र से छतरंग गांव है।
वापस आने आधे रास्ते में मुझको मेरे जिला कलेक्टर ने बोला कि साहब आप दौरा करके आ रहे हैं और पहुंच बेन गांव है और कुल आपको आश्चर्य होगा कि उस गांव में 16 परिवार हैं। उस 16 परिवार के लिए जो हम लोगों ने प्राक्कलन तैयार करवाया है वो 79 लाख रुपए का है। तो बदलाव तो हुआ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब भी हमने बात की है अपने जिला कलेक्टर से, संबंधित हमारे छत्तीसगढ़ सरकार से, आदिवासी परिवार में जो यहाँ पर हमारा ट्राइबल जो जनसंख्या जो रहता है उनको जाति प्रमाण पत्र बनाने की बात आती थी। पिछली सरकारों में उनको कई बार ऐसे मौके आए कि बच्चा स्कूल जाने के लिए है लेकिन उसकी जाति प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन इस सरकार ने उसको शिथिल किया और तत्काल उसको बना करके और टाइम लिमिट दिया गया है। जमीनों के जो फौती नामांतरण का है वो टाइम लिमिट है, कितने दिवस के अंदर उसको करके देना ही है। और मैं कभी कभी बात करता हूं अपने जिला प्रशासन से तो बोलते हैं साहब हमारे यहाँ कोई भी पेंडिंग नहीं है, हमारा जो कंप्यूटर है वो पूरे खाली है, हमने सारे काम कंप्लीट कर दिए हैं। तो बदलाव तो हुआ है। मनु जी, एक बहुत बेसिक सा सवाल था इस समय, क्योंकि आप अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं, तो ये सवाल थोड़ा सा लाजमी भी है। बस्तर धर्मांतरण के कारण जल रहा है, आदिवासी और क्रिश्चियन काफी टकराव देखने को मिल रहा है। ये इसमें कोई दो राय नहीं। विधानसभा का वो जवाब भी मुझे याद है जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में जवाब दिया था कि मेरे शासनकाल में नहीं, बीजेपी शासनकाल में सबसे ज्यादा चर्च का निर्माण हुआ। ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन उस शासनकाल में इतने डिस्प्यूट नहीं थे। इतने डिस्प्यूट अचानक एक किसी की मौत होती है, पूरे गांव में हंगामा होता है, 4-4, 5-5 दिन जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को उस बॉडी को दफन करने में लग जाता है। क्या अपनी बात ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं आप लोग, या अधिकारी नहीं समझ पा रहे हैं, या आदिवासी नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वो ये हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान में सारे लोगों को अपने धर्म मानने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म स्वीकार कर सकता है, वो आदिवासी होगा, गैर आदिवासी होगा। लेकिन जो बात सदन में जवाब दिया गया कि पिछले समय में जिन धार्मिक स्थलों के निर्माण हुए हैं वो अलग बात है। धर्मांतरण का मामला कोई आज नहीं हो रहा है और वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है धर्म स्वीकार करनी है। मैं आज हिंदू हूं, कल कोई दूसरी धर्म भी मान सकता हूं, मेरे को जिसके ऊपर आस्था होगा मैं उसमें जाऊंगा। लेकिन इसको अनावश्यक विवाद का रूप दिया जा रहा है। हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो संवेदनशील हैं, वो समझाने का काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को बरगलाने का जो काम किया जा रहा है इस पे नजर होनी चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो आज इस तरीके का मामला, इस तरीके के बात जो इस शांत छत्तीसगढ़ में लेकर के आ रहे हैं। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता है, संविधान में लिखा हुआ है कि हम अपनी धर्म कौन सी मानेंगे। हम आज जिस धर्म में है कल शायद न रहे, कल और किसी में चले जाएंगे, लेकिन ये विवाद का विषय थोड़े है, ये स्वतंत्र है और इसको अनावश्यक रूप से विवादित किया जा रहा है। दोनों विधायक यहाँ पर बैठे हुए हैं। प्रेम साय जी, जनता की तरफ से एक सवाल है, आज कुछ लोगों से बातचीत हुई, मैं ऐसे वो काम जानना चाहता हूं कि इस बार जनता को वो काम बताएं कि अगर फिर से आप चुनकर आते हैं तो प्रेमनगर और सूरजपुर के लिए, मैं तो सीधा छत्तीसगढ़ लेवल के आप नेता हैं, लेकिन फिर भी मैं फिलहाल आपके विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं, क्या कुछ यहाँ की जनता को देखने को मिलेगा अगर फिर से आप चुनकर आते हैं तो? प्रेम साय जी, क्या उसमें फिर से अगर चुनकर आप आते हैं तो क्या महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर आने वाले समय में देखने को मिलेंगे? नहीं, देखिए, क्षेत्र में तो समग्र विकास होना चाहिए, सभी क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में, लोगों के पानी पीने के क्षेत्र में, सभी हम तो समग्र जो विकास हो उसमें विश्वास रखते हैं। सभी को स्वच्छ पानी मिले, सभी को स्वास्थ्य सुविधा मिले, सभी को पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था हो, चलने के लिए सड़क अच्छी हो, पुल पुलियां हो, ये सभी जहां जहां कमी हो गई है बहुत हमने प्रयास किया है। लेकिन अगर कहीं रह गया है तो निश्चित रूप से जो आगे मतलब जो चुनाव होगा उसमें जो जनता के जो भी समस्या हो उसका निदान हम लोग करेंगे। राजवाड़े साहब, यही सवाल आपसे। अभी तक
जो समस्याएं रही, विशेषकर किसानों के आय को दोगुने करने की बात रही, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात रही, उसकी ओर सरकार ने काम किया है। और मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से किसानों को धान बेचने में जो असुविधा होती थी, उसके लिए सहकारी समितियों की संख्याएं दोगुनी हुई, धान खरीदने की संख्याएं बढ़ी और उससे किसानों ने पंजीयन संख्या बढ़ा। अधिकांश लोग जो धान बाजार में सस्ते रेट पे बेचा करते थे, वो आज समर्थन मूल्य पर 2 गुने दाम पर बेचते हैं, 2.5 गुने दाम पर बेचते हैं, तो उसका लाभ किसानों को मिला है। और जो सहकारी बैंक, जिला सहकारिता बैंक जो हुआ करते थे, वो बहुत सीमित मात्रा में थे, बहुत लोगों को 2-2 दिन तक पैसा लेने में दिक्कतें हुआ करती थी, उसका भी विभाजन हुआ, उसका भी लाभ मिला। आने वाले समय में हम लोगों की जो क्षेत्र है, ACCL क्षेत्र है, और ACCL में लोगों की भूमि अधिग्रहित हुई, उनको नौकरियां भी मिली, पर धीरे धीरे खदान बंद होते जा रहा है और नए नौकरियां उत्पन्न नहीं हो पा रही हैं, तो बेरोजगारी की संख्या बढ़ रही है। हालांकि राज्य सरकार अपने स्तर पर रोजगार देने का काम की है, जैसे नियमित शिक्षा कर्मी भर्ती नहीं हुआ करते थे, पर हमारी सरकार ने नियमित शिक्षा कर्मी भर्ती करने का काम किया। स्वास्थ्य विभाग में बहुत जो डॉक्टर रहे, नर्सेज रही, जो डिप्लोमा किए थे, सभी लोगों को उन्होंने रोजगार उपलब्ध कराया। हम कुछ ऐसा सोचेंगे आने वाले समय में कि कोई नए उद्योग धंधे खुले क्षेत्र में, नया डेवलपमेंट हो, जैसे आने वाले पीढ़ी को रोजगार मिल सके और स्वरोजगार की ओर युवा आगे बढ़े, जिससे क्षेत्र और अच्छे से विकास कर सके। और ये जो गांव के लोग शहर की ओर जो भागने का रफ्तार करते हैं, वो रुके और गांव शहर जैसा लोग अनुभव करें, वो सब सुविधा उनको उपलब्ध हो, इस ओर हम ध्यान देने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए, आप तीनों हमारे साथ जुड़े। इसके बाद अगला पैनल कलेक्टर साहब रहेंगे, SP साहब रहेंगे, CO जिला पंचायत मैडम और DFO साहब मंच पर आ जाएंगे। निवेदन करता हूं। संजय अग्रवाल साहब, इंदिरा कल्याण साहब, CO लीना मैडम, DFO साहब। मैं हमारे यहाँ के जिले के जो ब्यूरो हैं सुशील सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो कलेक्टर साहब का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। सुशील जी। मुश्ताक अहमद है हमारे बिलासपुर ब्यूरो, उनसे मैं कहूंगा कि SP इंदिरा कल्याण साहब का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। DFO साहब हैं हमारे साथ, मैं चाहूंगा कि नीलेश चले जाएं स्वागत करने के लिए उनका। नीलेश। टीना मैडम है हमारे साथ, मैं चाहूंगा कि दुलाल डे साहब आए उनका स्वागत करने के लिए, फिर मैं इस परिचर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। परिचर्चा में मेरे साथ कुलेश्वर पांडे भी मौजूद रहेंगे मंच पर। हेलो, मैं रायपुर से आया हूं और लगभग सभी अधिकारियों से पहले से परिचय है। इंदिरा कल्याण साहब थोड़ा सा शाय नेचर के लगते हैं मुझे कभी कर बातचीत करने से। संजय अग्रवाल साहब से भी पुराना परिचय, लीना मैडम से भी परिचय हुआ, DFO साहब से तो खैर पहली बार मुलाकात हो रही है। अग्रवाल साहब, मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपके समय जब मई से आपने ज्वाइन किया अभी तक, क्योंकि कलेक्टर का एक पद होता है,
पिछले 5 साल में अगर मैं मुख्यतः बात करूं सूरजपुर की, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हुई कि माँ बागेश्वरी का धाम है, वहां रोपवे लगने वाला है। मैं जाना चाहता था कि मैंने बोला कल मेरा मन 800 सीढ़ी कैसे चढ़ पाऊंगा, लेकिन मैं जाऊंगा, लेकिन रोपवे लग जाता तो शायद मैं जल्दी पहुंचता। फिर भी सर आपके आने के बाद सूरजपुर में, चूंकि मैंने सुना है कि रीपा में काफी काम हुआ है, इसके अलावा उचित मूल्य की दुकानों में काफी काम हुआ है, वो योजनाएं जो आपको ऐसा लगता है कि आपके आने के बाद या इन 5 सालों में सूरजपुर के लिए विकास का पत्थर, विकास का मील साबित हुआ, उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू। आप सभी लोगों को नमस्कार। जैसा सूरजपुर जिला प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है, वन संसाधन पर्याप्त है। यहाँ पे एक साइड में जहाँ औद्योगिक क्षेत्र है, कोल माइन से यहाँ पे, वहीं पे हमारी किसान काफी अच्छा यहाँ पे कर रहे हैं। ट्राइबल्स हैं, वो अपनी संस्कृति को सहेजे हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत ही प्राचीन मंदिर कुदरगढ़ी मंदिर बहुत आस्था का केंद्र है, जहाँ पे न केवल छत्तीसगढ़ से लोग जाते हैं बल्कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से भी लोग वहां पे आते हैं और काफी मान्यता है। माननीय मुख्यमंत्री जी कुदरगढ़ स्वयं आए वहां पे और उन्होंने कुदरगढ़ में कुदरगढ़ एरिया के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने काफी घोषणाएं की हैं और काफी अच्छा वहां पे विकास हो रहा है। पिछले सालों में जैसा कि सूरजपुर जिले का 2012 में गठन हुआ और उसके बाद से सूरजपुर जिला निरंतर काफी प्रगति कर रहा है। एक साइड में यहाँ पे शुगर कारखाना है, तो किसानों को अल्टरनेटिव जो कैश क्रॉप है वो लगाने का अवसर मिल रहा है। और अभी जैसे किसानों का जो गन्ने का जो एरिया था, अभी 1-2 सालों में और किसान जो है बढ़ा रहे हैं। प्लस बीज का जो क्वालिटी था वो क्वालिटी भी इम्प्रूव करके वो लगाने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है इससे काफी कुछ किसानों को फायदा हो रहा है। सूरजपुर जिला जैसा कि न केवल धान उत्पादन में काफी अच्छा है बल्कि हार्टिकल्चर की एक्टिविटीज भी यहाँ पे, और यहाँ पे शुरू से ही सिलफिली और उसके आसपास के एरिया जो है, यहाँ से काफी मात्रा में सब्जियां जो है दूसरे इवन जबलपुर को भी जाती है। यहाँ की बहुत सारी चीजें बनारस को जाती हैं। तो चूंकि बनारस भी बहुत बड़ा एक केंद्र है और सूरजपुर जिले से पास में, तो यहाँ के लोगों के लिए एक रोजगार का एक अवसर, यहाँ के जो भी चीजें उत्पादन होती है उसको उसके लिए बढ़िया मार्केट। इधर यहाँ से चूंकि जबलपुर तक सीधी ट्रेन जाती है, रायपुर भी जाती है, तो एक अच्छा सेंटर जो है इन सारी चीजों फार्मर्स के एंगल से भी यहाँ पे एक डेवलप हो रहा है। यहाँ पे किसानों के साथ साथ जैसे माताएं हमारी स्व सहायता समूह का काफी अच्छा स्व सहायता समूह यहाँ पे काम कर रही हैं। और अभी छत्तीसगढ़ शासन की जो हमारी योजनाएं हैं रीपा के माध्यम से, हर एक ब्लॉक में 2-2 रीपा सेंटर हैं। उन रीपा सेंटर्स में हमारे चाहे यूथ हो चाहे महिलाएं हो, वो अलग अलग तरह की चीजें बना करके वो अब लोकल, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पहले शहरों पे डिपेंडेंट हुआ करते थे, अब बहुत सारी चीजें गांव पे ही बनने लग गई हैं और उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और कुछ यहाँ पे हमारी स्व सहायता समूह तो ऐसी हैं जो अपने पैसों से उन्होंने पहले गवर्नमेंट ने उनको हेल्प किया, अब उनकी कमाई इतनी अच्छी हो रखी है कि वो जो है खुद के पैसे से उन्होंने ट्रैक्टर खरीदा, थोड़ा बैंक लोन लिया, आज की डेट पे वो डेट फ्री है और उनमें कॉन्फिडेंस जो है वो आया। इन सारी चीजों का परिणाम ये भी एक हुआ कि गांव में पहले लोग काम को ऐसा समझते थे कि शायद हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब वो कॉन्फिडेंस जो बढ़ा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और गांव-गांव में जो है लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि हम अब इस तरह की कोई भी चीजें जो है हम लोग मिल करके कर सकते हैं, इंडिविजुअल कर सकते हैं। सरकार उन लोगों को उन सब लोगों के लिए काफी प्रकार की सुविधाएं जो है गांव लेवल पे भी अवेलेबल करा रही है, शहरों में भी अवेलेबल करा रही है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए भी एक अच्छा एक माध्यम जो है शासन की योजनाओं को लेकर के वो आगे बढ़ रही हैं। यूथ जो है हमारे गांव के हो शहर के हो, राजीव युवा मितान क्लब के माध्यम से बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज जो गांव में पहले लगभग खत्म सी हो रही थी, अब यूथ के माध्यम से यूथ जो है उन सारी चीजों में अपनी एनर्जी का पॉजिटिव तरीके से अपनी एनर्जी का उपयोग करते हुए, गांव में ऐसे बहुत सारे खेल थे जो लगभग बंद हो गए थे,
लेकिन खेल के माध्यम से वापस गांव के लोग जो है ना आपस में जुड़ने लग गए, एक अच्छा माहौल सा बनने लग गया। तो इस तरह का एक पॉजिटिव एनर्जी जो है लोगों में है, तो एक काफी अच्छा सूरजपुर जिला जो है और आगे अभी भी अच्छा कर रहा है, आगे भी अच्छा करता रहेगा। तो मुझे लगता है चाहे इंडस्ट्री के एरिया उसमें हो, एजुकेशनल फील्ड में हो, 17 आत्मानंद स्कूल इस जिले में संचालित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी घोषणा की है कि नेक्स्ट ईयर के बजट में आत्मानंद कॉलेज की भी स्थापना होगी इस जिले में। तो उससे जो आत्मानंद स्कूल के बच्चे हैं या अन्य स्कूल के बच्चे हैं, अब वो आत्मानंद कॉलेज में भी जाएंगे तो उनका भी एक कॉन्फिडेंस लेवल जो बच्चों का है वो भी बढ़ेगा। यहाँ पे इस जिले में चूंकि कोचिंग संस्थाएं भी स्टार्ट हुई हैं, तो उन कोचिंग संस्थाओं से भी यहाँ के बच्चे जो है अब आगे बढ़ रहे हैं। समाज के हर एक वर्ग के लिए शासन ने कुछ न कुछ योजनाएं संचालित की हैं और सूरजपुर जिले में उन सारी योजनाओं का बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार हो रहा है। ये चूंकि दूरस्थ इलाका है, जंगल का इलाका है, उसमें काफी कुछ ऐसे गांव हुआ करते थे जो पहुंच विहीन हुआ करते थे। अब अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की थी, घुईडी से कुदरगढ़ एक रोड है, उसका भी अभी डीपीआर बन रहा है। तो मुझे बहुत खुशी है कि बहुत जल्दी ये सूरजपुर जिला, जितने भी अभी हमारे 14 ऐसे सेंटर्स हैं पीडीएस शॉप में, जहां पे हम लोग बरसात से पहले हम लोग भंडारण करते हैं। तो अब हम लोगों का टारगेट है कि उन सभी जगह पे आगामी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर अगर हम किसी भी तरह से रोड बनाएंगे तो वहां पे 12 मासी जो है वो रोड बनेगी। हमें बरसात के मद्देनजर वहां पहले भंडारण करना है, इस टाइप से व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। जैसे बाकी सब जगह रूटीन वे में भंडारण होता है, वैसे उन जगह पे भंडारण होता है। पैसे की कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। पैसे अलग अलग स्कीम्स में काफी गवर्नमेंट के माध्यम से यहाँ पैसे रहते हैं। उन समन्वित प्रयास से कुछ कैंपा मत से होता है, कुछ मनरेगा से होता है, शासन की कुछ स्कीम आती है, सीएसआर से होता है। तो इन सारी योजनाओं का एक समन्वय डीएमएफ का होता है। कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के गांव तक सुविधाएं पहुंचे, इसके लिए एक समन्वित प्रयास जो है हम सब लोग मिल करके करते हैं। और इसका एक बढ़िया है, जैसे अभी माननीय श्री भानु प्रताप जी बता रहे थे कि उन्होंने बनगवा एक गांव है जहां पे 16 घर है जहां पे अभी 4 व्हीलर गाड़ी नहीं जाती है। एक बाकी गांव है जहां पे 4 व्हीलर गाड़ी नहीं जाती है। तो अभी जैसे घुईडी कुदरगढ़ की सीएम साहब ने घोषणा की है, तो बाकी अब जो है रोड बन जाएगी, बनगवा भी रोड बन जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि अब पहुंच विहीन गांव के अभिशाप से सूरजपुर जिला बहुत जल्दी मुक्त हो जाएगा। और एक बेसिक चीज है, जो पीडीएस शॉप हो या आंगनबाड़ी केंद्र हो, तो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि सब लोगों की ये इच्छा है कि गांव में जो एक बेसिक चीज जो होनी चाहिए, एक आम जनता जिसके लिए चाहे उचित मूल्य का दुकान हो, आंगनबाड़ी हो, स्कूल हो, या फिर उन लोगों को बेसिक चीज स्वास्थ्य केंद्र हो, ये पैरामीटर्स के आधार पे जो जहां बनना चाहिए। अगर वहां पे बिल्डिंग नहीं है तो सबसे प्रायोरिटी में उन सारी बिल्डिंग्स को वहां पे बनाया जाना है। और इसी के लिए हम सब लोग मिलकर के इसमें प्रयत्न कर रहे हैं और इसी का हम सब लोगों को काफी सारे लोगों से सहयोग भी मिल रहा है और इसमें हम लोग बहुत जल्दी सफल भी होंगे। थैंक यू। एसपी साहब, रायपुर में भी आप रहे, बेमेतरा रहे, सूरजपुर रहे, नक्सल प्रभावित इलाकों में भी रहे। सूरजपुर मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश के सिंगरौली से मिलता है, बॉर्डर एरिया भी है। मेरे ख्याल से कोयले का भी काफी नाम आता है कि कोयला भी प्रचुर मात्रा में है। सूरजपुर को बाकी जिलों से कितना डिफरेंट मांगते हैं सर? क्योंकि रायपुर के आसपास बेमेतरा हो गया, छोटे छोटे जिले हो गए, लेकिन सूरजपुर बड़ा जिला माना जाता है, काफी थाने भी है, चौकियां भी हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो नहीं पता उतनी है कि नहीं, लेकिन कोयले का बहुत बड़ा है यहाँ पर काम चलता है, लोग बताते भी हैं। कितना अंतर है बेमेतरा शहरी क्षेत्रों में काम करना और सूरजपुर, क्योंकि एक आदिवासी इलाका भी है। 2012 में ये बना था, लेकिन ये कहा जाता है कि 2012 में जितने जिले बने सबसे समृद्ध जिला सूरजपुर ही है। हेलो, जैसे आपने बताया मैं सुकमा में भी रहा और सुकमा के बाद मुझे सबसे पसंद छत्तीसगढ़ में सूरजपुर ही आया है। ये कि जगह बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग और इन जनरल छत्तीसगढ़ के लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत इनोसेंट भी है। और यहाँ पर क्षेत्र भी बड़ा है और ट्राइबल एरिया भी है और टाउन एरिया भी है और टाउनशिप्स भी है कोल के कारण। तो वैसा देखा जाए तो
बहुत अर्बनाइज नहीं है, लेकिन बहुत सभी प्रकार के पुलिसिंग का एक्सपोजर यहाँ होता है और ये पुलिसिंग के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स माना जाता है। और क्राइम रेट भी अभी फिलहाल थोड़ा सा राइज होगा क्योंकि डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पर, और कई बार अपराध जितने पंजीबद्ध होते हैं उसमें बढ़ोतरी जो है पुलिस की अच्छा काम ही दिखाता है, क्योंकि कई बार कंप्लेंट होती है कि पब्लिक थाने में जाती है और रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। तो इस तरह का अभी काम अभी जो है जितने लोग भी जो भी शिकायत करता जाते हैं उनकी सुनवाई होती है और तुरंत उसमें कार्रवाई भी होती है। फॉर एग्जांपल बच्चे और महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उसमें समीक्षा करते हैं, तो इसलिए काम में कई सुधार आई है। और निश्चित रूप से ये जहाँ पर भी मैंने काम किया उनमें से ये बहुत अच्छी जगह है, और क्योंकि ये मध्य प्रदेश से सीमा लगती है और उत्तर प्रदेश के भी काफ़ी पास में है, तो इसलिए थोड़ा बॉर्डर एरिया के हिसाब से चैलेंजेस है, बट पुलिस पूरी तरह से इसके लिए रेडी है। थैंक यू। चुनाव भी काफी टफ होगा सर, तीनों विधायक इस क्षेत्र के मेरे ख्याल से कांग्रेस के ही हैं, ऐसे में नए चेहरे भी हैं भारतीय जनता पार्टी से उतरे, और चुनाव वैसे भी कठिन होता है कभी भी, विधानसभा चुनाव, उसकी जिम्मेदारी भी है। कितना चैलेंज देख रहे हैं आने वाले समय में सूरजपुर के लिए? चुनाव टफ ही होना चाहिए, और चाहे कोई भी पार्टी के हैं, जनप्रतिनिधियों से भरपूर सहयोग मिलता है सभी पार्टियों से, और जितनी तैयारी अभी चल रही है इस बार चुनाव के लिए 4-5 महीने पहले से ही कई सारी तैयारियां शुरू की गई है, तो इससे हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत शांतिपूर्वक होगी। और यहाँ के क्षेत्र के लोगों का नेचर में भी है कि बहुत ही शांतिप्रिय लोग हैं, तो मुझे लगता है कि जो भी चैलेंज है बहुत सक्सेसफुली हम उसको डील करेंगे। डीएफओ साहब, मैंने जब यहाँ आया था सूरजपुर तो कलेक्टर साहब ने मुझे बताया, एसपी साहब ने मुझे बताया कि हाथियों का एक बहुत अच्छी जगह यहाँ पर है जहां पर आप देखने जा सकते हैं, और वैसे भी सूरजपुर तो हाथियों का गढ़ माना भी जाता रहा इसके पहले। डीएफओ सूरजपुर तो आप हैं सर, इसके अलावा वन विभाग ने खासतौर से वन उपज खरीदी में बहुत अच्छा काम किया सरकार ने। क्या लगता है आपको सूरजपुर में आने वाले समय में क्या बेहतर वन विभाग की तरफ से देखा जा सकता है? हेलो, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। निश्चित ही ये जो एरिया है सूरजपुर का, यहाँ का फॉरेस्ट बहुत ही रिच फॉरेस्ट है, प्लस हमारा बॉर्डरिंग में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तमोर पिंगला, और एक नेशनल पार्क है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, और गुरु घासीदास का जो एरिया है वो एमपी में संजय नेशनल पार्क से संजय टाइगर रिजर्व से जुड़ता है, तो वाइल्ड लाइफ के लिए एक बहुत अच्छा कॉरिडोर है। तो इसीलिए एलिफेंट वगैरह और बाकी वाइल्ड लाइफ भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी संख्या में पाई जाती है। और चूंकि वाइल्ड लाइफ यहाँ पे है, और जो डिस्ट्रिक्ट का पूरा देखेंगे तो फॉरेस्ट एरिया बहुत ही फ्रेगमेंटेड है, बीच में बहुत सारी बस्ती बसाहट है, तो इस वजह से जो हाथियों का एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है, मानव हाथी द्वंद, वो काफ़ी रहता है यहाँ पर। और इससे पहले मैं सरगुजा में रहा काफ़ी समय तक, तो क्योंकि ये नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है तो काफ़ी मुझे वहाँ पे इसकी खबरें मिलती रहती थी। लेकिन एक जो अच्छा चीज़ है, अभी पिछले कुछ दिनों में जैसे देखा गया है, तो वो जो एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति थी काफ़ी कम हुई है, तो ये एक अच्छा संकेत है। एक लोग भी शायद जागरूक हो रहे हैं, उनको किस तरीके से एलिफेंट्स के साथ रहना है। डिपार्टमेंट भी उसमें निरंतर प्रयास कर रहा है कि किसी भी तरह से जो हाथी हो या अन्य वन्य प्राणी हो, उनके माध्यम से जो क्षति होती है वो कम से कम हो। तो एक वाइल्ड लाइफ का एक अच्छा चैलेंज है यहाँ पे हमेशा विभाग के लिए रहता है। इसी तरह लघु वन उपज में आप देखेंगे, शुरू में पहले 22 लघु वन उपज का एमएसपी रेट पे खरीदी होता था, आज 67 का हो रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा मतलब चेंज हुआ है पिछले सालों में, पूरे स्टेट में ये हुआ है अपनी गवर्नमेंट के अंडर, और इससे बहुत ही बेनिफिट मिल रहा है। जितने भी जो वनवासी लोग हैं जो फॉरेस्ट एरियाज में रह रहे हैं, तो अभी तक क्या था, उनको फॉरेस्ट से जो प्रत्यक्ष रूप में कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था। हमको साफ हवा मिलती है, निस्तार की लकड़ी मिलती है, लेकिन एक जो मॉनेटरी टर्म्स में जो गेन हो रहा है, आज लगभग इस साल 21 करोड़ का तेंदुपत्ता का पेमेंट हम लोगों ने किया,
उसी तरह लघु वनोपज खरीदी में, तो वो जो पैसा है लोगों को डायरेक्ट मिल रहा है, तो उससे लोगों का फॉरेस्ट के थ्रू जो एक उसको अपनापन है वो जग रहा है। अभी तक क्या था कि फॉरेस्ट से कोई बेनिफिट नहीं था, तो लोग उतना जुड़ाव नहीं था। आस्था यहाँ पर वैसे छत्तीसगढ़ में है कि लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी रहती है, सरना वगैरह भी होते हैं, लेकिन फिर भी एक जो डायरेक्ट जब तक कुछ बेनिफिट नहीं मिलता तो उनके पास कोई रीज़न नहीं होता उसे कंजर्व करने का। तो ये एक बहुत ही अच्छा चेंज हमारे ज़िले में और पूरे स्टेट में भी है। तो एक ये बहुत अच्छा चीज़ है फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट विभाग सर कर एक रहा है। बात मैं बीच में पूछना चाह रहा हूं, हर समय कहा जाता है कि हाथी और मानव का द्वंद्व लगातार बढ़ता है, और ये भी कहा जाता है कि हाथी हमारे एरिया में नहीं, हम हाथियों के एरिया में जा रहे हैं। क्या सच्चाई है इसमें? नहीं, ये अगर देखा जाए तो दोनों बात ही सच है। थोड़ा कुछ हम उनके एरिया में चले गए, कुछ वो बाहर आ गए हैं। क्या है, अवैध कटाई इंक्रोचमेंट हो रहा है, तो उनका जो हैबिटेट है वो खराब होता जा रहा है। कई जगह पे फॉरेस्ट का डाइवर्जन हो रहा है कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, किसी काम के लिए, तो वो जो हैबिटेट लॉस होता है, जंगल में उनका रहवास खराब हो रहा है, इस वजह से वो जंगल के बाहर आते हैं। और आप देखेंगे जब से झारखंड में माइनिंग वगैरह ज़्यादा हुई, तो उधर के जंगल कटने के बाद वहाँ के उड़ीसा झारखंड के जो हाथियों का दल है वो हमारे यहाँ आया, तो एक वो हाथियों के लिए भी नई टेरिटरी है, तो कुछ वो लोग अपना एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, इस वजह से भी वो इधर उधर एरिया में जा रहे हैं। लेकिन जैसा बता रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों में ऐसा देखा गया है कि जैसे यहाँ पे तमोर पिंगला अभयारण्य है, वहाँ पर हाथी अब रुकने लगा है। तो अल्टीमेट जो हम अपना मैनेजमेंट यही चाह रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ के जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वहाँ पे जानवर रहे, बाहर ना आए। तो धीरे धीरे मुझे लगता है समय के साथ आगे हम देखेंगे कि ये द्वंद्व भी कम होगा, और इंक्रोचमेंट्स वगैरह में भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जंगल में कम से कम हो, क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग जंगल में इंक्रोच करेंगे, अंदर जाएंगे, तो वन्य प्राणियों से फिर ये द्वंद्व बढ़ता ही रहेगा। लीना मैडम के पास चलूंगा। मैं जब आया था मैम, तो कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई, तो कलेक्टर साहब का ये कहना था कि मेरे ऑफिस में डिप्टी कलेक्टर बहुत सारी महिलाएं हैं, लेकिन सब बहुत मेहनती हैं। मैं जितने बार भी बात किया, मुझे ऐसा लगा कि मैडम एक शब्द से ज्यादा दूसरा शब्द जवाब नहीं देती। आज उम्मीद कर रहा हूं थोड़ा सा लंबा जवाब आएगा आपकी तरफ से। मैडम, ये पंचायत और ग्रामीण विकास में संचालित जो शासन की अति महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उनके बारे में बताएंगे, खासतौर से एनजीजीबी और रीपा के बारे में। सभी को नमस्कार। छत्तीसगढ़ शासन की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसमें एनजीजीबी, जिस नाम से आप जानते हैं, नरवा गरुआ घुरवा बाड़ी। तो नरवा कार्यक्रम जो है वो जल संरक्षण से संबंधित है, और हर जिले में जो छोटे छोटे नाले और हैं उनको संरक्षित करना, जो उनके उद्गम से लेके वो जहाँ पर अन्य नाले में विलय करते हैं, तो उनमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर मनरेगा के माध्यम से बनाकर उनको रोकना, और उसके आसपास के जो एरिया है उसका एरिया ट्रीटमेंट, मतलब वहाँ पर कुएं भी बनते हैं, चेक बोल्डर डैम भी बनते हैं, फिर वहाँ पे 30-40 मॉडल के भी छोटे छोटे खेत बनते हैं। तो सिर्फ नाला का ही ट्रीटमेंट नहीं होता, उसके आसपास जो ग्रामीण हैं और उनके जो खेत हैं उनका भी मेड़बंधान किया जाता है नरवा के माध्यम से। तो इसमें जल संरक्षण के साथ साथ पेयजल की भी स्थिति बनती है, अच्छी स्थिति। जो गर्मी में है उनका वाटर लेवल ऊपर आया है, और जो किसान है वो 2 फसल लेने लगे हैं। तो ये नरवा है। गरुआ के संबंध में बात करें तो वो पशुओं का संवर्धन है। जो गौ माता है उनके लिए एक डे केयर सेंटर जो है गौठान के रूप में निर्मित किया गया है, और हमारे जिले में अभी 350 गौठान कार्यरत हैं, और उन सभी में जो डे केयर सेंटर के रूप में गाय जो हैं वहाँ पे रखे जा रहे हैं। और अभी रिसेंटली मोबाइल वेटनरी यूनिट भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जिले को दी गई है, जो उन गौठानों में उन मवेशियों का और बाकी जो अन्य जानवर जो गांव में हैं उनका ट्रीटमेंट वहाँ पे कराया जाएगा। फिर घुरवा का जो कॉन्सेप्ट है, जो पुराने जमाने में और हमारे ग्रामीण परिवेश में जो घर का कूड़ा कचरा था या गोबर जो रहता था उसको एक छोटे से गड्ढे में डाला जाता था। तो घुरवा का कॉन्सेप्ट जो है वो मृदा संरक्षण के लिए है, और एक तरीके से भूमि की उपजाऊता बढ़ाने के लिए है, और शासन की तरफ से भी नाडेप टैंक वगैरह जो है वो बनाए जाते हैं, जिससे कि जैविक खाद बनाई जा सके और जैविक कृषि की तरफ हम बढ़ सकें। और बाड़ी का जो कॉन्सेप्ट है वो एक तरह से पोषण के तरफ इंगित करता है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटी छोटी बाड़ियां हैं वो डेवलप करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में जो जहाँ पे जगह है वहाँ पर फल सब्जियां लगाने के लिए, और गौठानों में जो हमारे चारागाह हैं
वहां पर भी आंगनबाड़ियां विकसित की जा रही हैं जिससे सुपोषण में इसमें मदद मिल सके। इसके अतिरिक्त रीपा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और फ्लैगशिप कार्यक्रम है जिसके तहत हर विकास खंड में 2 स्थान जो है गौठान या गौठान के निकट चिन्हांकित किए गए हैं और इसका मुख्य उद्देश्य जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, वहाँ के लोगों को रोजगार प्रदान करना। इसमें सिर्फ एसएचजी की महिलाओं को ही नहीं, वहाँ उस गांव के और उस क्लस्टर के जो 5-6 गांव हैं वहाँ के युवाओं को उससे जोड़ना, इसमें प्रशिक्षण का भी एक कंपोनेंट है। और इसके साथ ही जैसे गुड़ी एक्टिविटीज, तो जो हमारी पारंपरिक गतिविधियां हैं, चाहे लोहार का हो या बढ़ई का हो या बुनकर का हो, उनको भी वहाँ पर हम काम दे रहे हैं। और वहाँ की जो एसएचजी महिलाएं हैं वो वहाँ पर एक छोटे उद्योग के रूप में किस तरह गांव में एक उद्योगीकरण हो, उसकी तरफ जो है शासन की मंशा के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। सब आदिवासी बहुल इलाका है ये, पंडो जनजाति के लिए संरक्षित जनजाति है, वैसे भी राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाते हैं। उनके उत्थान के लिए प्रशासनिक, क्योंकि आदिवासियों के उत्थान की बात अगर सूरजपुर में आकर हम नहीं किए तो शायद ये परिचर्चा अधूरी रहेगी। उनके लिए क्या किया जा रहा है? सबसे बड़ी बात बेरोजगारी एक बड़ी दिक्कतें हैं, क्योंकि पढ़ाई भी कम है, यहाँ पर एजुकेशन भी बहुत अच्छा अभी तक नहीं रहा है। यहाँ के मैंने सुना है कि कुछ छात्रों को बेंगलोर में नौकरियां भी मिली है। सेटिस्फेक्शन लगता है जब इस प्रकार की चीजें होती है दिल से। हेलो, निश्चित तौर पे ट्राइबल बहुल जिला है सूरजपुर और स्पेशली जो विशेष संरक्षित हमारे जनजाति है, पंडो जनजाति की संख्या काफी अच्छी है यहाँ पे। और जनरल रूप में पूरे ट्राइबल्स के लिए और स्पेशली पंडो जनजाति के लिए तो विशेष अभियान यहाँ पे चलाया गया था। एक कोशिश की गई थी कि जहां पे भी हमारे पंडो भाई लोग रहते हैं वहां पे कैसे उनके घर तक रोड जो है जा पाए। तो लगभग 300 से ज्यादा छोटी छोटी रोड, बहुत बड़ी रोड नहीं, छोटी छोटी रोडें जो है इस जिले में बनाई गई। लगभग ट्राइबल जनजाति को ध्यान में रखते हुए जैसे शासन ने स्कीम्स बनाई है कि वन अधिकार पट्टा जो है उनको दिया जाए, तो 29,800 के आसपास वन अधिकार पट्टा इस जिले में व्यक्तिगत पट्टे जारी हुए हैं। उन व्यक्तिगत पट्टों के जारी होने का एक फायदा यह हुआ कि एक तो उन पट्टों पे जो बरसों से वहां पे काबिज थे, वहां पे वो कुछ फसल उगा रहे थे, इससे पहले वो उसका कोई लीगल अधिकार नहीं होता था। अब चूंकि एक साइड में उनको लीगल अधिकार मिल गया, बहुत अच्छे तरीके से धान खरीदी, शासन ने जो है धान खरीदने की व्यवस्था की है। तो अब हमारे जो ट्राइबल्स हैं अगर उन ऐसे वन भूमि जो उनका नहीं था लेकिन अब वन अधिकार पट्टा मिल जाने से वो बहुत अच्छे तरीके से सोसाइटी में जाकर के अपना धान बेचते हैं। और केवल धान का ही नहीं, कुछ जगह पे गन्ना भी उगाते हैं, अन्य हार्टिकल्चर फसल भी लेते हैं। तो एक प्रकार का उनका जीविकोपार्जन जो है, जीविकोपार्जन का बहुत अच्छा ये साधन हुआ है। अभी हम लोग आपस में सारे ये अधिकारी डिस्कस ही कर रहे थे। नरवा का जैसे सीओ मैम ने बताया कि नरवा बहुत अच्छी स्कीम है, इससे न केवल वाटर रिचार्जिंग होती है बल्कि इरिगेशन फैसिलिटी में भी इंप्रूवमेंट होता है। बट हमारे जिले में एक बहुत ही अच्छा नरवा का प्रोग्राम जो है, खोखरिया नाला पहाड़ गांव है यहाँ पे, वहीं पे पंडो लोग भी रहते हैं। 1952 में हमारे राष्ट्रपति जी यहाँ पे आए थे और उस पंडे लोगों को एक जगह ला करके, उस एरिया के पंडो लोगों को ला करके बसाया गया। उस गांव को फिर पंडो नगर के नाम से भी जाना जाने लगा। वो वहां पे एक नाला था जो छत्तीसगढ़ शासन की नरवा स्कीम के तहत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने काम किया। बहुत ही सुंदर जगह है, 3 साइड पहाड़ों से घिरा हुआ है वो जगह, राइट साइड, लेफ्ट साइड और फ्रंट में। और बीच में वो नाला जो है वो आप झील की तरह से लगता है। इन्होंने उसमें अच्छा काम किया। अभी हम लोग कल ही वहां पे थे और हम लोगों को लगा कि ये बहुत ही सुंदर नेचुरल पिकनिक स्थल, हमारा केनापारा ऑलरेडी एक पिकनिक स्थल है यहाँ पे। केनापारा से मुश्किल से 5-7 किलोमीटर दूर है ये, और सरगुजा से भी लगा हुआ है, वहां से भी 8-9 किलोमीटर दूर है।
बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही रमणीक जगह है। और उस जगह पे अब हम लोग वहां पे बोट आदि डालने की जो है ना हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। वहां उसको उस टूरिज्म सेंटर को इस तरह से हम लोग डेवलप करेंगे कि वहां हमारे जो ट्रैवल भाई बहन है गांव में जो रहते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि हम उनके घरों को होम स्टे टाइप से हम उसको डेवलप करें, ताकि बाहर से लोग आए तो उनकी एक गांव की फीलिंग आए उसमें। होम स्टे की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने टीम भेजा है और वहां पे उनकी जो संस्कृति है, टूरिज्म स्थल पे लोग जो है अपने हिसाब से आएंगे ही, साथ में उनकी संस्कृति को उभारने का कोई वहां पे एक मंच ऐसा डेवलप करेंगे ताकि वो अपनी संस्कृति को भी उभार सके और बाकी लोगों को भी हमारे ट्रैवल भाई बंधुओं की जो संस्कृति है उसमें क्या बेहतरीन चीज है वो ले करके जाएंगे और उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो एक समन्वित प्रयास से इस तरह से कुछ काम करने की योजना है। तो इससे मुझे लगता है कि न केवल जीविकोपार्जन बल्कि उनकी जो अपनी संस्कृति है उन संस्कृति को संरक्षित करते हुए हम लोगों को संदेश दे पाएंगे कि हमारी इतनी बहुत अच्छी संस्कृति है, ये आप देखिएगा। एसपी साहब, इंटरस्टेट बॉर्डर है, कई जगहों से छत्तीसगढ़ में जहरीली शराब की खबरें आती हैं, कोयला एससीसीएल का बाहर ना चले जाए, ये सब तमाम वो चीजें जिस पर बहुत पैनी नजर रखनी पड़ती है। इलेक्शन का भी समय है, किस तरह से तैयारियां हैं आने वाले समय में इन सब चीजों को लेकर, क्योंकि सरकार के लिए दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट विषय होता है। जैसे जांजगीर में हमने खबरें सुनी, जहरीली शराब, कोयले का हम सुनते हैं कि यहां से कोयला दल्ली राजहरा का जो कोयला है भिलाई स्टील प्लांट का वो कहीं और चले जाता है। इन सब चीजों पर लगाम लगाने के लिए किस तरह से प्रयास किया जाता है सर? यहाँ अभी हाल में 700 लीटर अवैध शराब पकड़ा गया है। क्योंकि सीमा लगा हुआ है, शराब का परिवहन फ्रीक्वेंटली होता है, लेकिन लगातार पेट्रोलिंग और सूचना तंत्र मजबूत करने के कारण अभी फिलहाल कंट्रोल में है। और सेम विद कोयला का भी परिवहन में किसी तरह का जो अवैध काम हो रहा है उस पर भी पूर्ण तरह से पुलिस जो है तैयार है इस क्राइम रोकने के लिए। और इस तरह का अभी क्योंकि पास में जशपुर है, उड़ीसा से जो गांजा भी आता है, कई सारे अवैध काम के लिए आजकल रोड अच्छे होने के कारण कई दूर दूर से भी इस तरह का काम शुरू हो गए हैं। लेकिन अभी पुलिस का स्ट्रेंथ जो है वो भी बढ़ाया गया है, पिकेट्स बढ़ाए गए हैं और अभी निर्वाचन आयोग के आने के बाद अभी से फिक्स्ड पिकेट्स बढ़ाया गया है और लगातार 24 घंटा चेकिंग जारी है। और इसी के चलते अभी पिछले हफ्ते दिन में ही कई सारे जगह गांजा और अवैध शराब पकड़ा गया है। निश्चित रूप से ये चुनाव के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि शराब एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन पुलिस पूरी तरह से इसके लिए तैयार है और हमें पूर्ण विश्वास है कि बहुत ही फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड हम इंश्योर करें। थैंक यू। डेफो सर, आपसे सवाल है मेरा। जैसे हाथी मानवदोन काफी लंबे समय से चलते आ रहा है और सरगुजा का पूरा बेल्ट अभी भी ऐसा है कि लोग अभी भी बहुत खुल के जी नहीं पाते, स्पेशली अगर हम सूरजपुर में बोले तो। ये मूवमेंट कब तक खत्म होगा, कब तक लोगों को निजात मिल पाएगा? क्योंकि सरकार तो इसमें प्रयास कर ही रही है, लेकिन आप लगातार वर्तमान की स्थिति को देख रहे हैं, क्या प्रयास इसमें किए जा रहे हैं आप लोगों की तरफ से? देखिए, जो अपना विभाग की तरफ से यही प्रयास होता है, क्योंकि जैसे पहले बताया कि हम लोग बहुत जगह पे हम लोग हाथी के एरिया में इंक्रोच कर चुके हैं, तो एक ये उसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि हाथी का एक वो जो नेचुरल हैबिटेट था, वो पहले हाथी ऑलरेडी वहाँ पे रहते थे, तो इस वजह से अब क्या हो गया, वहाँ पर लोगों ने खेती बाड़ी की या किसी ने घर बना लिया, तो उनका एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बनी रहती है। हमारा प्रयास यही रहता है कि किस तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट को कम से कम करें, और इन केस अगर कोई एलिफेंट आ रहा है, अपने नेचुरल ट्रैक से बाहर जा रहा है, तो उसको कैसे ड्राइव अवे करके हम वापस जंगल में ले जाएं। लोगों में एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है कि एक कम्युनिकेशन लोगों तक पहुँचे। बहुत बार होता है कि खेतों में आ जाता है या गांव के नज़दीक आ जाता है, लोगों को जानकारी नहीं होती,
और वो चले जाते हैं, फिर ऐसा कोई सामना हो जाता है, कोई घटना हो जाती है, तो उसको कम करने का प्रयास है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनादी हो और लोगों से हमारा ज़्यादा से ज़्यादा संवाद हो, और अल्टीमेटली जैसे हम लोग का अल्टीमेट प्लान है कि जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जैसे आसपास के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं या नेशनल पार्क हैं, तो हाथियों को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अंदर रखा जाए। तो उसके लिए भी हम लोग अपने कैंपा योजना के अंतर्गत और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के अंतर्गत क्या करते हैं कि उनका रहवास विकास का कार्य करते हैं। तो जंगल में तालाब बनाना, फलदार वृक्षारोपण करना जिसे वन्य प्राणी खाते हैं। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि जंगल में ही ज़्यादा से ज़्यादा उनको खाने और पीने की व्यवस्था हो जाए, तो वो जंगल के बाहर खुद कम से कम आए। क्योंकि एक कोई भी वाइल्ड लाइफ हो, चाहे हाथी हो चाहे भालू हो, उनके लिए भी बड़ा स्ट्रेसफुल है इधर उधर घूमकर खाना ढूंढना, पानी ढूंढना। हर कोई चाहता है कि उसको वहीं पे मिल जाए। तो वही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हैबिटेट इम्प्रूवमेंट का काम हम लोग करें, लोगों में कॉन्फ्लिक्ट कम हो, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनको टाइम पे सूचना मिले, और कहीं पे अगर नुकसानी हो रही तो उनको टाइमली कॉम्पनसेशन मिले। तो प्रयास यही है कि अगर कोई क्षति हो रही है तो लाइफ की मतलब लॉस ना होने पाए। भले ही कोई फसल में नुकसान हो या घर टूटे तो उसको कोई कॉम्पनसेट किया जा सकता है, उसके लिए शासन से रेट भी है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि टाइमली कॉम्पनसेशन मिल जाए, लेकिन लाइफ का लॉस हम लोग यही प्रयास है कम से कम हो। और जैसा कि आप देखेंगे कि जिन स्टेट्स में बहुत लंबे समय से हाथी रहते आए हैं, तो वहाँ के लोग भी थोड़ा अडेप्ट हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के लिए अभी थोड़ा नया है, और आप अगर कंपेयर करेंगे नॉर्थ छत्तीसगढ़ से सेंट्रल या वहाँ पर आप देखेंगे और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। वहाँ के लोगों के लिए एकदम नया है। जैसे आप गरियाबंद, महासमुंद इस एरिया में देखेंगे तो वहाँ के कंपैरिजन में सरगुजा क्षेत्र में लोग काफ़ी ज़्यादा अडेप्ट कर चुके हैं वन्य प्राणियों के साथ रहना। तो ये धीरे धीरे प्रोसेस है, मतलब हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि जल्दी ही मतलब एक सॉल्यूशन, तो हमको मतलब परमानेंट तो नहीं कहा जा सकता कि कॉन्फ्लिक्ट कभी रहेगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग ऐसे एरिया में ही हैं जहाँ वाइल्ड लाइफ काफ़ी रिच है, लेकिन वो कम से कम मिनिमाइज हो और लाइफ का लॉस जीरो हो जाए, यही टारगेट है हमारा। लीना मैडम, आखिरी सवाल था, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में कुछ बताना चाहें तो बताएंगे, फिर मैं इस परिचर्चा को फिर दूसरा पैनल इसमें शामिल होगा। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यह रहा है कि जो विगत जनगणना है वो 2011 में हुई थी, और 2011 के बाद ऐसे बहुत से परिवार हैं जो कि उस सूची में शामिल नहीं हैं, लेकिन उनकी जरूरत है, चाहे वो आवास को हो, चाहे पेयजल को लेकर हो, चाहे पेंशन को लेकर हो। तो यह जो सर्वे हुआ था वो हमारे जितने भी परिवार थे, लगभग 2,30,000 परिवार, उनमें घर घर जाके प्रगणकों द्वारा सर्वे किया गया है और विभिन्न तरह की जानकारी एकत्रित की गई है। उसमें उनका आवास किस प्रकार का है, पेयजल की क्या व्यवस्था है, शौचालय कैसा है, उनके यहाँ इरिगेशन की क्या फैसिलिटी है, कितने पढ़े लिखे हैं। तो इस तरह का एक फॉर्मेट था। तो ये जो जानकारी है वो शासन के पास सॉफ्टवेयर के माध्यम से, ऐप के माध्यम से जमा है, और उसका परीक्षण शासन स्तर पे किया जा रहा है। और उसमें जो भी व्यक्ति विभिन्न योजनाओं के लिए पात्र हैं उसके लिए उच्च स्तर से निर्णय लिया जाकर हमारे क्षेत्र में मतलब यहाँ पे लागू किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। इसके बाद मैं परिचर्चा में आगे फूड डिपार्टमेंट, ट्राइबल, कृषि और नगर पंचायत से सीएमओ अगर होंगे तो मैं मंच पे बुलवाऊंगा। कुछ फूड डिपार्टमेंट से विजय किरण जी, ट्राइबल से विश्वनाथ जी, कृषि विभाग से प्रदीप जी, इसी सीक्वेंस में बैठेंगे। पहले नंबर पर विजय किरण जी, विश्वनाथ रेड्डी जी, प्रदीप जी कृषि विभाग से, और सीएमओ नगर पालिका अगर हो तो मंच पर आ जाएं। सीएमओ नगर पालिका,
इस परिचर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मुश्ताक और कुलेश्वर को मैं मंच सौंपता हूं इस परिचर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। फूड डिपार्टमेंट से विजय जी हैं, ट्राइबल डिपार्टमेंट से विश्वनाथ जी हैं, कृषि विभाग से प्रदीप जी हैं, सीएमओ मैडम हैं। सबसे पहले फूड डिपार्टमेंट से शुरू करते हैं, क्योंकि सरकार की काफी जो योजनाएं हैं वो खाद्य से ही चल रही है। सर, इन वर्षों में कितने काम हुए इसमें और क्या नवाचार इसमें किया जा रहा है? देखिए, ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि पहले खाद्यान्न से संबंधित योजना हुआ करती थी, जिसको हम लोग मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना कहते थे। लेकिन 2012 में छत्तीसगढ़ राज्य ऐसा पहला राज्य बना जिन्होंने इसको अधिकार के रूप में लागू किया और इसको खाद्य सुरक्षा कानून बनाया। इसका आशय था कि पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई भी व्यक्ति जो है भूखा मत सोए। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए शासन ने इसमें खाद्य सुरक्षा कानून लाया। इसके बाद जो है छत्तीसगढ़ राज्य में पहले 2012 में आया, फिर बाद में केंद्र में 2013 में उसको लागू किए। वर्तमान में देखते हैं कि आज हम लोगों ने सूरजपुर जिले के जैसे बात करते हैं तो सूरजपुर जिले में आज से 4-5 साल पहले का अगर बात देखते हैं तो लगभग 1,20,000 राशन कार्ड हुआ करता था। आज जो है लगभग 2,32,000 राशन कार्ड हैं और इसमें अगर सदस्यों को देखते हैं तो लगभग 7,90,000 सदस्य हैं। तो पूरा लगभग सूरजपुर का जो जनसंख्या लगभग इसमें कवर होता है। तो हमारा शासन के तरफ से प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति भूखा मत रहे। आवंटन की तरफ देखते हैं तो पहले बड़ी मुश्किल से हम लोग 30 से 40,000 क्विंटल चावल का भंडारण करते थे। आज लगभग 70,000 क्विंटल चावल का भंडारण हो रहा है। तो निश्चित रूप से शासन का जो मंशा है उसके अनुसार पे काम हो रहा है और यह बात सुनिश्चित हो रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है भूखा ना रहे। ट्राइबल विभाग की तरफ से मानना चाहूंगा सर, क्योंकि सरकार बहुत ज्यादा विशेष रूप से ध्यान दे रही है इन जातियों में। आप किस तरह से कार्य कर रहे हैं यहाँ पर उनके लिए? धान खरीदी जी, जिस तरह से सरकार जो है ट्राइबल क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है बहुत अच्छे से, आप उस काम को किस तरह से यहाँ पे आगे बढ़ा रहे हैं? ट्राइबल विभाग का जो मुख्य शासन की जो मंशा है, जैसे कि ट्राइबल क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर काफी ट्रेडिशनली लो रहता है, तो मुख्य उद्देश्य है कि कैसे शिक्षा के स्तर को बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए शासन द्वारा विभिन्न पहल किया जाता है। इसी के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा आश्रम और छात्रावासों का संचालन किया जाता है। सूरजपुर जिले में 107 ऐसे हमारे आश्रम और छात्रावास हैं जिसमें पहली से लेकर कॉलेज स्तर तक की पढ़ाई उसमें रहकर किया जा सकता है। ट्राइबल क्षेत्रों में एक समस्या ये हमेशा से रही है, विद्यालय जिसमें वो अध्ययन करना चाह रहे हैं वो उनके गांव के नजदीक नहीं है। तो ऐसे में जो छात्रावास आश्रम संचालन जो शासन द्वारा किया जा रहा है बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही है। छात्रावास आश्रम संचालन में हमारा जो प्रयास है उनको मूलभूत सुविधाएं, रहना खाना, मेन उद्देश्य तो है ही कि वो शिक्षा ग्रहण कर सके। इसके अलावा हम इस पे भी पहल कर रहे हैं कि रहते हुए उनको कैसे घर जैसा माहौल दिया जा सके जो उनके शिक्षा में उसको मदद करे, उनके बोर्ड परीक्षाओं में, उनके परीक्षा परिणाम में मदद करे। ऐसा पहल शिक्षा विभाग के अलावा उनके विद्यालयों में तो किया ही जा रहा है, लेकिन उनके आश्रम छात्रावासों में भी किया जा रहा है, जिसका परिणाम बहुत ही सकारात्मक हमें मिला है। बहुत उत्साहित है और हम और उसमें काम करने के लिए प्रयासरत हैं। कृषि विभाग की ओर मैं आना चाहूंगा सर। सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, सरकार जिस तरह से कृषि में लगातार नवाचार कर रही है, ये क्षेत्र भी काफी धान की पैदावार यहाँ पर होता है सूरजपुर में। आप किस तरह से कार्य कर रहे हैं इस विभाग में यहाँ पर? सूरजपुर जिला कृषि के मामले में बहुत ही, यहाँ की जो संभावनाएं हैं अपार है। यहाँ सभी प्रकार की फसलें, यहाँ का मौसम इस प्रकार है कि सभी प्रकार की फसलें उगाई जा सकती है।
यहाँ पर हमारे यहाँ सबसे पहले तो जो गन्ने का फैक्ट्री है केरता में, गन्ने का बहुत बड़ा रकबा है, जिससे हमारे किसान फैक्ट्री में गन्ने बेच के उसका लाभ ले रहे हैं। वैसी सब्जी के क्षेत्र में हमारा जो सिलफिली का एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ से रायपुर, जबलपुर और दूसरी जगह भी जाता है, बनारस भी जाता है, तो इसके ऊपर भी है। यहाँ का क्लाइमेट इस तरह है कि यहाँ फलों की खेती भी बहुत अच्छी तरह हो सकता है। और धान की फसलों में तो यहाँ का जो हाइब्रिड बीज से जो खेती किया जाता है, जिससे उत्पादन वैसे ही बढ़ा हुआ है और बढ़ते जा रहा है। गन्ना भी हो रहा है अब तो, गन्ना का फसल भी अच्छा हो रहा है अब तो। गन्ना जी, गन्ने का रकबा हमारे यहाँ 6600 हेक्टेयर के आसपास है। और क्या किसमें किया जा रहा है कार्य? देखिए, गन्ने के बारे में बताना चाहूंगा कि कलेक्टर साहब की मंशा के अनुसार हमने 2000 हेक्टेयर और बढ़ाने का चाहा है। अभी तक हमारे जिले में लगभग 1500 हेक्टेयर के आसपास जो अच्छी किस्म की वैरायटियां हैं, जिसको किसानों के पास पहुंच चुका है। और हमारा ये प्रयास है कि 2000 हेक्टेयर जो है, जिसमें हम फैक्ट्री के हिसाब से, कलेक्टर साहब की मंशा के अनुसार फैक्ट्री के हिसाब से जल्दी पकने वाले, मध्यम पकने वाले और देर से पकने वाले, जिससे हमारी फैक्ट्री को 5 महीने से ऊपर गन्ने मिले, ताकि लगातार गन्ना फैक्ट्री को मिलते रहे, किसानों की आय बढ़ेगा। स्वास्थ्य विभाग से मेरा सवाल था। बहुत महत्वपूर्ण ये विभाग होता है। मौसम जो है उस जी अच्छा निगम मौसम जिस तरह से बदल रहा है, स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं उसको लेकर के आप लोगों के द्वारा किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं? जो अभी मौसमी जो अभी बरसात हो रहे हैं, बरसात में जो कई प्रकार का बीमारी होने की जो संभावना रहती है, उसके लिए हम लोगों ने पूरे वार्डों में मशीन के द्वारा लार्वा हिट का छिड़काव किया जाना, साफ सफाई पे विशेष ध्यान दे रहे हैं। कहीं भी कूड़ा मतलब कहीं भी कचरा इकट्ठा ना हो, उसके लिए पर डे हमने ड्यूटी लगा के रखी है। हर वार्डों की साफ सफाई, और हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे अध्यक्ष महोदय, वार्ड पार्षद सब इसमें रुचि लेते हैं। और हम लोगों ने ग्रुप बनाया है जिसमें सभी जुड़े हैं, सभी पार्षद, एल्डरमैन और भी जो वार्ड के जो और लोगों को जोड़ा गया है, ताकि वो कुछ भी हो तो उस ग्रुप में जैसे मैसेज करते हैं उसका तत्काल निराकरण किया जाता है और बीमारी ना फैले। इसके लिए हम लोगों ने अभी एक फॉग मशीन मैंने मंगवाया है, तो फॉगिंग भी कराया जाएगा, जिससे कि मच्छरों का भी वो कम हो। और कहीं पर ऐसा अभी तक वो नहीं हुआ है कि कहीं ऐसा पानी का बहुत भराव हो या गंदगी हो, और कुछ मिलता भी है तो उसका तत्काल निराकरण किया जाता है। धन्यवाद। अब धान खरीदी भी नजदीक आ रहा है, धान खरीदी फिर से शुरू होने वाला छत्तीसगढ़ में। बायोमेट्रिक जो मशीन को लेकर जो दिक्कतें हो रही है, क्योंकि ये क्षेत्र में कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेटवर्क का भी दिक्कत है, आप कैसे देखते हैं बायोमेट्रिक क्या लागू हुआ तो किसान सुचारू रूप से अपना धान बेच पाएंगे? देखिए, हमारे प्रदेश के किसानों को या राशन कार्ड के हितग्राहियों को बायोमेट्रिक प्रणाली का पहले से अनुभव है। आज एईपीडीएस जब से हमारा खाद्यान्न एईपीडीएस से बायो ऑथेंटिकेशन से वितरण होता है, तो लगभग हम सूरजपुर जिले की बात करें तो 2,32,000 राशन कार्डों में थंब लगा करके खाद्यान्न का उठाव किया जा रहा है, तो वो उस विधि से परिचित हैं। तो मैं ये नहीं मानता कि लोगों को थंब लगा के धान बेचने से कोई कठिनाई होगा। इसके लिए अगर किसी प्रकार की समस्या अगर आती भी है तो सरकार ने पहले से उस चीज को भांप लिया है और इसका भी बंदोबस्त करके रखे हैं। हमारे जो उपार्जन केंद्र हैं उसमें किसान अपना एक नॉमिनी भी नियुक्त करता है कि अगर वो नहीं जा पाता बेचने के लिए तो उसके जगह में उसका कोई नॉमिनी जा सकता है धान बेचने के लिए। अगर नॉमिनी भी नहीं है किसी कारणवश, तो हर एक उपार्जन केंद्र में एक ट्रस्टेड पर्सन का नियुक्त किया गया है। ट्रस्टेड पर्सन को अगर नॉमिनी भी नहीं आया तो ट्रस्टेड पर्सन के माध्यम से उनका अंगूठा लगा करके भी धान जो है बिक्री हो सकता है। जिले में अगर हम देखते हैं तो धान के खरीदी पे काफी अच्छा विकास हुआ है। आज से 5 साल पहले का रिकॉर्ड देखते हैं तो लगभग 12 लाख क्विंटल धान का यहाँ उपार्जन होता था। आज वह उपार्जन जो है 26,50,000 के आसपास हो गया है। पहले 26 उपार्जन केंद्र था, आज हमारे पास 52 उपार्जन केंद्र है। 5 साल पहले
किसानों के खाते में लगभग 400 करोड़ रुपया हस्तांतरित होता था, आज वह लगभग 700 करोड़ के आसपास हो गया है। तो निश्चित रूप से धान बेचने से किसानों के जीवन में काफी बड़ा बदलाव आया है और शासन का एक जो स्कीम है उसका बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा है। जैसे आपने कहा कि क्या उनको परेशानी हो सकता है अंगूठा लगाने से, तो मुझे नहीं लगता कि उनको परेशानी होगी, और अगर किसी प्रकार की परेशानी होगी तो हम लोगों ने उसका पहले से तैयारी करके रखे हुए हैं। और शासन का जैसे मंशा है कि किसानों का दाना दाना धान खरीदना है, निश्चित रूप से दाना दाना धान खरीदना है, इसीलिए जो है प्रति एकड़ जो है 20 क्विंटल धान का इस बार हम लोग खरीदी करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू। सर, सरकार का जो फोकस है ट्राइबल क्षेत्र में ज्यादा है, मैंने कहा, और कई नवाचार भी सरकार की अधिकांश योजना जो है उन वर्गों के लिए है। जागरूक करना पड़ रहा है कि काफी पहले से जागरूक हुए हैं समाज के लोग, अभी तक आप यहाँ पर है तो कैसे देखते हैं? स्वतंत्रता के बाद शिक्षा में, खासकर ट्राइबल क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर में बहुत परिवर्तन है, और शिक्षा के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन शिक्षा के साथ होता है। और जैसे ही हमारा समाज शिक्षित होता है, समाज आगे बढ़ता है, तो जागरूकता में वो निसंदेह आगे जाते हैं। तो अभी शासन की योजनाओं से संबंधित अगर सवाल है कि जागरूकता की जरूरत पड़ रही है, तो निसंदेह कुछ योजनाओं से संबंधित जो नई योजनाएं प्रारंभ किए जाते हैं उसकी जागरूकता के लिए प्रयास करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन शिक्षा का स्तर बढ़ने और सामाजिक रूप से जागरूकता के बढ़ने के कारण ऐसा है कि लोग हितग्राही स्वयं आकर अपना हक की मांग करने लग गए हैं। अब वो स्थिति नहीं रह गई है कि वो किसी के ऊपर निर्भर है कि वो आएंगे तभी हमको मिलेगा। उनको मालूम है कि उनका हक क्या है, उनका अधिकार क्या है। अब वो स्वयं उस प्लेटफॉर्म पे आकर अपना हक की मांग करने लग गए हैं, और ये मैं समझता हूं किसी भी शासन के लिए, सरकार के लिए बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स है समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा। छत्तीसगढ़ को सर धान का कटोरा कहा जाता है। किसान का एक बड़ा वर्ग छत्तीसगढ़ में निवास करता है। इस जिलों में अभी वर्तमान में किसानों की स्थिति क्या है, और सरकार की योजनाओं को उनको प्रॉपर लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देखिए, सूरजपुर में धान का बहुत बड़ा रकबा तो है ही है, साथ में प्रमाणित बीज के साथ में यहाँ 90% हाइब्रिड बीज लगाया जाता है, जिसका उत्पादन प्रमाणित बीज से बहुत ही ज्यादा है। और साथ में जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, जिसका पंजीयन धान के साथ में होता है, जिसमें लगभग गत वर्ष 55,701 किसान का हुआ था, जिसमें से 54,800 किसान लाभान्वित हुए थे, और लगभग 50,551 लाख का राशि दिया गया था। तो निश्चित रूप से किसान लाभान्वित तो हो ही रहे हैं। सरकार की कई योजनाएं सिंचाई को लेकर के संचालित हो रही है, सौर सूजला जैसी योजनाएं, यहाँ पर लोगों को कितना फायदा मिल पा रहा है? देखिए, सौर सूजला एक्चुअल में क्रीड़ा विभाग से है, लेकिन जो हमारे नलकूप किसान समृद्धि योजना है उसे टाई अप है। हम किसानों को किसान समृद्धि योजना के तहत नलकूप खनन करके देते हैं, और क्रीड़ा वहां अपना सोलर पंप लगाता है, जिसके द्वारा जो उनसे जो बिजली पैदा होता है, जिससे उनका ट्यूबवेल चलता है, और इसका ड्यूरेशन बहुत अच्छा है, और यहाँ किसान बहुत ज्यादा लाभान्वित हो रहे हैं। लगभग हर साल, इस साल का लगभग हमारे जिले को 2500 का लक्ष्य था, पूरे लक्ष्य पूरे हो चुके हैं, यह कंटिन्यू चल रहा है। मैम, आपसे सवाल है, अगर हम निगम के अंदर की बात करें तो मुख्य जरूरत जो लोगों की रहती है वो शुद्ध पानी, बिजली। शुद्ध पानी और बिजली अगर हम बात करें, शहर की जो मुख्य जरूरत होती है वो यहाँ के लोगों को मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है? शुद्ध पानी, शुद्ध पानी। अरे ये क्या है, हमारे यहाँ फिल्टर है। हमारे सूरजपुर नगर में 1 से 18 वार्ड हैं, और फिल्टर है जो कि यहाँ से 4-5 किलोमीटर है, ये नदी पर उसको बनाया गया है। और उस पे क्लोरीन, एलम, वो पूरा जितना उसका रेशियो रहता है उससे उसको फिल्टर करके
पाइप से और पूरे जितने टैप कनेक्शन है उस पे दिया जाता है। और हैंडपंप जो हमारे पूरे वार्डों में भी जहां पर हैंडपंप है और लगभग सभी जगह हैं, और जहां पर अगर शिकायत आती है कि लाल पानी आ रहा है तो तत्काल हमारी एक टीम बनी हुई है, वो जाके उसको सुधार करते हैं और उस पर केमिकल डालते हैं, और अभी तक ऐसी कोई शिकायत मुझे प्राप्त नहीं हुई है। यानी हमारे नगर पालिका के द्वारा मूलभूत सुविधा पानी, बिजली, सफाई पे विशेष ध्यान दिया जाता है। कहीं पर मतलब लाइट अंधेरा ना हो, कहीं पर गंदगी ना हो, कहीं नाली जाम ना हो, और कहीं पानी का ऐसा ना हो। और अभी तक तो मेरे पास ऐसी कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ सब जनप्रतिनिधि बहुत एक्टिव रहते हैं। वो तुरंत ही फोन मैसेज तुरंत ही हो जाता है, और इसके लिए मेरा विशेष प्रयास रहता है कि जो नगर की जनता है उसको पूरी सुविधा मिले, उसको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। राशन कार्ड, पेंशन और जितने भी शासन की योजनाओं हैं, चाहे धनवंतरी मेडिकल स्टोर है, MUMU है हमारा, और जितने भी चीजें हैं उसका सबका लाभ मिल रहा है। प्लस हमारे शासन की जो अधोसंरचना 14-15 फाइनेंस से जो काम आते हैं, सैंक्शन होते हैं, उसका भी अभी भूमि पूजन भी हो चुका है, सब काम चालू भी हो गए हैं। यानी अपने नगर की जनता को पूरा लाभ मिलेगा। कहीं पर भी ऐसा शिकायत आज तक अभी मुझे नहीं मिला है, और अगर मिला तो मैं विशेष ध्यान दूंगी। थैंक यू। इसके बाद में PHE के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं SB सिंह साहब, CMHO हैं RS सिंह साहब, शिक्षा विभाग से विनोद सिंह साहब, और SDM साहब हैं रवि सिंह साहब। हालांकि प्रोटोकॉल में सबसे ऊपर है, पहले नाम उन्हीं का लेना चाहिए मुझे, SDM रवि सिंह साहब। ये तमाम लोग मंच पर आ जाएं। इसके बाद के पैनल में 10 मिनट का पैनल रहेगा, उसके बाद छोटा सा एक मोमेंटो स्मृति चिन्ह के तौर पर फिर मैं कार्यक्रम की समाप्ति करूंगा। 10 मिनट का और आपको इंतजार करना पड़ेगा, 10 मिनट और। SB सिंह साहब, RS सिंह साहब, शिक्षा विभाग से विनोद सिंह साहब, और SDM रवि सिंह साहब। मुश्ताक और कुलेश्वर कंटिन्यू करेंगे। SDM साहब पहले नंबर पे बैठ जाएं। शिक्षा विभाग से विनोद जी हैं, विनोद जी बैठिए प्लीज। शिक्षा विभाग से विनोद जी हैं, नाम करेक्शन कर लीजिएगा, शिक्षा विभाग से विनोद जी हैं। हेलो हेलो, विनोद जी आपसे ही शुरुआत करते हैं हम। विनोद जी से, शिक्षा का स्तर कितना बदला है सूरजपुर में, और क्या नवाचार यहाँ पर किया जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में सूरजपुर में वर्तमान में इतना ज्यादा विकास हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा आत्मानंद स्कूल खोले गए हैं, उत्कृष्ट स्कूल हैं, जो इंग्लिश माध्यम के और हिंदी माध्यम के दोनों हैं, जिसके बारे में हमारे मंत्री महोदय, पूर्व मंत्री महोदय ने बताया है आपको। इसके खुलने के साथ साथ यहाँ के लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में कहने की आवश्यकता नहीं। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, CBSE, ICSE, CG कोर्स की अध्यापन में सभी को पर्याप्त सीटें मिल रही हैं, पढ़ने का अवसर मिल रहा है। सभी छात्र जो कोर्स पढ़ना चाहते हैं, जो माध्यम में पढ़ना चाहते हैं और जिस स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, उनको प्रवेश मिल रहा है। जैसा कि पूर्व मंत्री महोदय ने बताया था, 17 आत्मानंद स्कूल है। इंग्लिश माध्यम के उसमें 13 हैं और 4 हिंदी माध्यम के हैं। इंग्लिश माध्यम का एक स्कूल यहाँ से चंद्रपुर में है, जो गवर्नमेंट की तरफ से पहले से चल रहा है, जिसमें CBSE कोर्स चल रहा है, और उसमें भी पर्याप्त मात्रा में छात्र पढ़ रहे हैं। साथ साथ में DAV स्कूल भी चल रहे हैं। DAV मुख्यमंत्री, वहाँ भी पर्याप्त मात्रा में छात्रों की दर संख्या है। DAV SCCL की भी प्रोजेक्ट के स्कूल भी चल रहे हैं। पैरेलली प्राइवेट संस्थाएं भी चल रही हैं, जिसमें कार्मेल है और ग्लोबल पब्लिक स्कूल है, SRVM है, शिशु मंदिर है, यहाँ भी दर संख्या है। CG और ICSE के कोर्स भी चल रहे हैं, CBSE के भी कोर्स चल रहे हैं।
अब सूरजपुर में कोई भी गार्जियन अपने बच्चे को किसी भी माध्यम में पढ़ा सकता है। सब जगह प्रवेश आसानी से मिल रहे हैं और सभी सेटिस्फाइड हैं। यह व्यवस्था पहले नहीं थी, अभी वर्तमान में प्रचुर मात्रा में हो गई है और यह आत्मानंद खुलने से सभी ब्लॉक में यही स्थिति हो गई है। अब शिक्षा के क्षेत्र में एक बाढ़ सी है और कोई भी ये नहीं कह सकता है कि हमारा बच्चा ये कोर्स नहीं पढ़ पा रहा है या इसके लिए उसे बाहर जाना पड़ रहा है। वो यहाँ पे उसको पूरी सुविधा मिल रही है। आत्मानंद स्कूल की बात कहें, सर्व सुविधा युक्त पूरे इक्विपमेंट्स, लाइब्रेरी से लेकर के कंप्यूटर साइंस और लेबोरेटरी पूर्ण प्रचुर इक्विपमेंट्स के साथ उपलब्ध है और स्ट्रक्चर में कोई भी कमी नहीं है। इसलिए यह अभी सबसे आगे चल रहा है। यहाँ दर्ज संख्या भी काफी है और बालिकाओं का रिजर्वेशन भी है एडमिशन में, उनको भी महत्व दिया जा रहा है। CMHO जी के पास में आना चाहूंगा। सर, जरूरत जिले की यही होती है कि बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उनको मिले। हम कई बार देखते हैं कि लोगों के पास एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाता है, खाट के ऊपर लोगों को लेकर मजबूरन उनको जाना पड़ता है। वर्तमान में सर सूरजपुर में स्थिति कितनी बदली है और किस तरह से लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिल रहा है यहाँ पर? सूरजपुर में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके देखें तो एक जिला चिकित्सालय है, 2 मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ अस्पताल है, 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और 36 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। साथ में 209 उप स्वास्थ्य केंद्र है और उनको बेहतर करने के लिए 227 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है जहां पे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जाती है। साथ में महामारी नियंत्रण के लिए पूरे जिले में 44 कोविड आइसोलेशन वार्ड है और उसमें हम लोगों के माध्यम से 610 बेड की व्यवस्था की गई है और इस साथ में जिले में 422 ऑक्सीजन युक्त बेड है, 25 ICU बेड है और 24 वेंटिलेटर है, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जाती है। और विभिन्न CSC प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर करीब हम लोगों के पास 455 है और अभी जो बड़ी सिलेंडर छोटी सिलेंडर करीब 1070 के आसपास है, जिससे लोगों को हम बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराते हैं। और सूरजपुर में जो 100 बिस्तरीय मातृत्व शिशु अस्पताल है उसमें स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट SNCU जिसको बोलते हैं 13 बेड का है और वहाँ पे 28 दिन के जो बच्चे रहते हैं जिनको कम वजन वाले रहते हैं, इन्फेक्शन की दिक्कत होती है, उनको भर्ती करते हैं। इसके अलावा हम लोगों के माध्यम से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य क्लिनिक योजना सूरजपुर जिले में चलाई जाती है, जो सूरजपुर के विभिन्न ब्लॉकों के 105 हाट बाजार में स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराती है और वहाँ पे लोगों के जरूरतमंद जो बेसिक जांच होती है वहाँ 9 प्रकार का होता है, जिसमें आपका हीमोग्लोबिन है, ब्लड शुगर है, BP है, सिकलिंग जांच है, आई का टेस्ट हो जाता है, लेप्रोसी जांच होता है। और बीमारी में देखें तो जो नॉर्मल कॉमन बीमारी है वो वहाँ पे उनको जांच करके दवाई मुहैया कराई जाती है। और जब से ये योजना लागू किया गया है तब से लेकर के अभी तक हम लोगों के माध्यम से 5,46,000 लोगों को सुविधा हम लोगों के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा सूरजपुर जिला चिकित्सालय में जो कैंसर के मरीज रहते हैं जिनको बाहर जाके डायग्नोस होता है और जिनको इंजेक्शन की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए भी कैंसर वो कीमोथेरेपी यूनिट बना हुआ है। तो उसमें हम लोगों के माध्यम से अभी तक
59 लोग इलाज ले चुके हैं और 15 लोगों का इलाज अभी जारी है। साथ में देखा गया है कि आजकल किडनी रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और उनको डायलिसिस सुविधा हमारे जिला चिकित्सालय में उपलब्ध है और अभी तक हम लोगों के माध्यम से यहाँ करीब 2060 लोगों ने अपना इलाज लिया है और 10 मरीजों का अभी लगातार इलाज चल रहा है। और बच्चों को देखें तो जिले में पोषण पुनर्वास केंद्र पहले 3 हुआ करता था। कलेक्टर सर के माध्यम से जो सूरजपुर का दूरस्थ अंचल है बिहारपुर, तो वहाँ बिहारपुर सीएससी में, प्रतापपुर सीएससी में और प्रेमनगर सीएससी में 3 हम लोगों ने नए पोषण पुनर्वास केंद्र खोले हैं, जिसमें से 290 बच्चों ने उसका फायदा लिया है। और जो सूरजपुर में कुपोषण की दर पहले 18-19 में 26 के आसपास हुआ करता था, वो अभी घट करके ये 3-4 साल में 15 के आसपास आ गया है। तो इस प्रकार हम लोग बेहतर चिकित्सा सुविधा देने का कोशिश कर रहे हैं। पीएचई विभाग की ओर में आना चाहूंगा। सर, बड़ी जिम्मेदारी है हर घर शुद्ध पानी पहुंचाने का। वर्तमान में क्या स्थिति है सर सूरजपुर जिले में? सर्वप्रथम आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। और आपके माध्यम से मैं पेयजल से संबंधित हम जिले में क्या काम कर रहे हैं संक्षिप्त बताना चाहूंगा। इस समय शासन की अत्यंत ही महत्वाकांक्षी योजना चल रही है जल जीवन मिशन। एतपी जिले में 14,000 हमने हैंडपंप भी स्थापित किया है, उससे लोगों को पेयजल प्राप्त हो रहा था। लेकिन अभी शासन की एक महत्वाकांक्षी उसमें मंशा है कि हर घर नल के माध्यम से जो एक शहरों में व्यवस्था होती है, उस बेहतर व्यवस्था से हम कैसे जो है गांव के लोगों को बेहतर व्यवस्था दें। उसी कड़ी में इस जिले में टोटल हमारे जो है 1,68,515 हमारे घरेलू कनेक्शन हैं। इन घरेलू कनेक्शनों को लोक स्वास्थ्य यंत्री विभाग जो है 3 कैटेगरी में बांटा है। जो यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर है कि इस वहां पे क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है जिससे कि अपन जो है सतत जो है जल प्रदाय कर सकें। आपको मैं अवगत कराना चाहूंगा कि इस कड़ी में हम जो है यहाँ पे 11 समूह जल प्रदाय योजना स्वीकृत किए हैं, जो पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा समूह जल प्रदाय योजना है। समूह जल प्रदाय योजना क्या होता है मैं संक्षिप्त तो बता दूं कि ये जो हमारे यहाँ पे चूंकि 12मासी नदियां हैं, बांगो डैम है जिसका टेल एंड रामेश्वर नगर में मिलता है, इससे एक बड़ी योजना हम जो है 144 गांव को सम्मिलित करके बना रहे हैं। इसी तरह जिले की टोटल 543 हमारी जो गांव हैं, इन 543 गांवों में से 412 गांव को हम जो सतही स्रोत होती है वहां से लिफ्ट करके ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से लिफ्ट करके हर गांव में टंकी निर्माण करके जल को ट्रीटमेंट करके इन टंकियों तक पहुंचाएंगे। इससे हमको बेनिफिट ये हो रहा है कि इससे हम इस जिले के अंडरग्राउंड वाटर को सेविंग कर रहे हैं। सरफेस वाटर हमारे पास प्रचुर मात्रा में है, इसका मैक्सिमम हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे जिले के लगभग 3700 बसाहट हैं। कुछ बसाहटें हमारे दुरुस्त ऐसे हैं, खासकर हमारे उड़गी ब्लॉक है, यहाँ पे यहाँ की घर जो है छितरी हुई रहती है। हर जगह समूह जल प्रदाय योजना से संभव नहीं है जल प्रदाय उपलब्ध कराना। हम यहाँ पे टोटल 851 जो है सोलर आधारित योजना से भी लोगों को शुद्ध जल उपलब्ध कराएंगे। तो एक बृहद रूप से हमारी एक कार्य योजना है कि जल जीवन मिशन में बेहतर जो है लोगों को शुद्ध पेयजल कैसे उपलब्ध कराएं। हमारे जिले में हमने जो एक इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए कार्रवाई की है, समस्त हम निविदा पूर्ण कर चुके हैं। लगभग 90,000 घरेलू कनेक्शन हम दे चुके हैं। उसमें से फंक्शनल अभी हमारे 30,000 जो घरेलू कनेक्शन का कार्य जो है जल प्रदाय उसमें सुनिश्चित हो चुकी है। लगभग 300 सोलर जो है 851 मैंने कहा, उसमें से 300 हमारी सोलर की स्थापना कार्य हमने पूर्ण कर लिया गया है। हमारा टारगेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट की भी जो है कि 2024 तक लक्ष्य प्राप्त करना है। विभाग सतत उसमें प्रयास कर रहा है कि ये जो टारगेट है ये समूह जल प्रदाय योजना में आंशिक विलंब हो सकता है, लेकिन जो घरेलू कनेक्शन और पाइपलाइन अन्य कार्य जो इस जल जीवन मिशन के अंतर्गत किया जाना है,
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट की जो मंशा है कि मार्च 2024 तक इस टारगेट को पूरा किया जाए, वो विभाग सतत उसमें प्रयास कर रहा है। रवि जी, आप कैसे देखते हैं सूरजपुर जिले को, कितना बदला है और क्या करने की आवश्यकता है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर सुविधा मिले? जी धन्यवाद और कि मुझे अपने इस मंच में आने का मौका दिया है। देखिए, हम सब एक सम्मिलित रूप से काम करते हैं इस जिले में। जैसा कि आपने अभी शिक्षा विभाग को सुना और स्वास्थ्य विभाग को सुना और साथ में आपने पीएचई विभाग को भी सुना। हर विभाग की योजनाएं होती हैं, उसका जो क्रियान्वयन है वो तो हो ही रहा है। साथ में हमने देखा है इस जिले में कुछ नए नए इनिशिएटिव्स भी हुए हैं और नए नए प्रयास से एक समन्वय के माध्यम से एक समुचित विकास करने की कोशिश की गई है। जैसा कि अभी पीएचई डिपार्टमेंट बता रहा था कि वहाँ उन लोगों ने बहुत सारे जगह पे पानी की टंकियां बनाई हैं, कुछ जगह पे समूह जल प्रदाय योजना की चीजें की हैं। उसमें कोशिश ये की गई है कि इसमें रीपा को जोड़ा जाए। हमारे यहाँ पे जैसे कि जिला पंचायत सीओ मैडम आई थी, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ जो रीपा सेंटर्स हैं वहाँ पे गोबर से जो है आपका पेंट बनाया जा रहा है। तो उस पेंट का उपयोग आज हम लोग इसमें जो पीएचई के जो योजनाएं हैं उसमें कर रहे हैं। उसी तरह से उस पेंट का उपयोग हम लोग पीडब्ल्यूडी के जो भवन है उसमें कर रहे हैं। अभी जो स्कूल का नवा जतन जो योजना है उसमें जो पेंट का उपयोग हो रहा है वो हमारे यहाँ से जो गोबर से जो पेंट बनाया गया इस तरह से उपयोग किया जा रहा है। तो ये कुछ नवाचार के माध्यम से हम लोगों ने सूरजपुर में कुछ नई उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसके माध्यम से हम लोगों ने सूरजपुर को एक बेहतर और एक नवाचार की दिशा में एक नया जिला बनाने की कोशिश की है। इसमें सभी विभागों को बहुत अच्छा समन्वय रहा है। साथ में हमारे जितने प्रशासनिक जिला के जो प्रमुख आए हैं, कलेक्टर सर या सीओ मैडम, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसी तरह से नवाचार की और भी कई स्कीम्स हैं जो हम आगे कर रहे हैं। जैसा कि अभी कलेक्टर सर कुछ दिनों पहले ही हमको बता रहे थे कि चूंकि हमारे क्षेत्र में बहुत सारी सोलर के वो लगे हुए हैं, सोलर के ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं और सोलर के छोटे छोटे यूनिट्स लगे हुए हैं, पर हम लोग देखते हैं कि उनके रिपेयरिंग के लिए हमको बाहर से लोगों को बुलाना पड़ता है। तो कोशिश ये है कि कलेक्टर सर के माध्यम से यहाँ पे कुछ यहाँ के बच्चों को ही ट्रेनिंग देंगे और उनको ही इसमें स्वरोजगार के रूप में उनको संयोजित किया जाएगा। तो एक योजना, एक स्कीम को चलाना के साथ साथ उसमें नवाचार करके और भी स्कीम्स में उसका फायदा पहुंचाना, इस तरह से बहुत सारे प्रयास हमारे जिले में किए जा रहे हैं। जहां तक कि सूरजपुर के विकास की बात करूं तो यहाँ पे लोगों का फीडबैक इतना अच्छा है, लोगों से जो हमको सुनने को मिलता है और उनके फीडबैक के माध्यम से हम लोग जो नई योजनाएं बना पाते हैं, उससे ये हुआ है कि हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए कि सूरजपुर जिले में किस जगह पे किस तरह की समस्याएं आ रही हैं। जैसे कि आपको हेल्थ डिपार्टमेंट से डॉक्टर साहब ने बताया कि महोली और बिहारपुर क्षेत्र जो है वो थोड़ा पिछड़ा हुआ है और थोड़ा सा रिमोटली एक्सेस्ड एरिया है। तो वहाँ पे हम लोग की जरूरत थी कि हम लोग वहाँ पे नए पीएचसी, सीएचसी या स्वास्थ्य के नए सेंटर्स खोलें। तो इसको प्रमुखता से लेते हुए हमारे शासन के द्वारा और प्रशासन के द्वारा इन एरिया को आइडेंटिफाई करते हुए वहाँ पे समुचित विकास करने की कोशिश की गई है और लोगों तक जो फायदा पहुंचना चाहिए, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, है ना, इसका फायदा वहां तक पहुंचाया गया है। जैसे कि पहुंच विहीन क्षेत्रों को अभी जोड़ने की बात की जा रही थी, क्योंकि हमने आइडेंटिफाई किया कि हमको किस एरिया में काम करना है, इसलिए हम बेहतर काम कर पा रहे हैं और इसीलिए सूरजपुर ज्यादा तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। थैंक यू। देखिए, सूरजपुर में तेजी के साथ विकास हो रहा है, स्वास्थ्य, शिक्षा सभी क्षेत्र में बहुत बेहतर काम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब हम आपसे जुड़े। मैं स्टेट एडिटर आदित्य नाम जी को बोलूंगा कि मंच पर आए। हेलो। इसके बाद इस कार्यक्रम के अंतिम चरण पर हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं मंच पर प्रेम साय सिंह टेकाम जी को बुलाना चाहूंगा। एक छोटा सा वोट ऑफ थैंक्स हमारी तरफ से, बंसल परिवार की तरफ से। प्रेम साय जी थोड़ा सा मंच पर आएंगे। इसके बाद मैं मंच में राजवाड़े साहब को बुलाना चाहूंगा।
भानु प्रताप सिंह जी भी मंच पर आएंगे। संजय अग्रवाल जी कलेक्टर सूरजपुर से भी निवेदन है, मंच पर आएंगे। डीएफओ पंकज कमल जी से निवेदन है, मंच पर आएंगे। सीईओ लीना कौशम जी। एसपी साहब इंदिरा कल्याण साहब मंच पर आ जाएंगे। माफी चाहूंगा, एसपी साहब इंदिरा कल्याण जी से निवेदन है, मंच पर आएंगे। हमारे साथ जितने लोग पैनल में जुड़े थे मैं चाहूंगा कि सब आए ऊपर। छोटा सा वोट ऑफ थैंक्स हम देना चाहते हैं। सीएमएचओ साहब हो गए, एसडीएम साहब हो गए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचई साहब जो थे वो भी आ जाएं, सीएमएचओ साहब भी आ जाएं, सीएमओ मैडम भी आ जाएं मंच पर।